आज के इस वीडियो में स्कूल लीडरशिप में यूनिट 3 के सारे पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यूनिट 3 में कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो देखिए यूनिट 3 इसका टाइटल क्या है, स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक लीडरशिप, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप की बात करेंगे। टीम लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। तो ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप क्या होता है, प्रशासनिक नेतृत्व क्या होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप इज़ अबाउट डेवलपिंग एंड सस्टेन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि प्रशासनिक नेतृत्व एक संगठन को विकसित करने और बनाए रखने के बारे में है। तो काफ़ी स्पष्ट अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमें पता चलती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप क्या है, कि किसी भी संगठन को बनाए रखने और उसको विकसित करने से है। इट रिलेट्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस डेली फंक्शनिंग। कि यह संगठन के दैनिक कामकाज से संबंधित है, कि जो उसके रोजाना के कार्य हैं उसको एडमिनिस्ट्रेट करना, उसका प्रशासन करना। ये प्रशासनिक नेतृत्व एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप का कार्य है। Administrative leadership is able to stabilize system that protect and sustain essential operational functions to meet the needs of the organization। कि प्रशासनिक नेतृत्व उन प्रणालियों को स्थापित करने में सक्षम है जो संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक परिचालन कार्यों की सुरक्षा और रखरखाव करते हैं। तो काफ़ी स्पष्ट हमें समझ में आ रहा है कि प्रशासनिक नेतृत्व है उन प्रणालियों को स्थापित करता है जो किसी भी संगठन, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसको किस तरह से उसको चलाना है, उसको किस तरह से फंक्शन करना है। तो ये इस सारी चीज़ का जो रख रखाव है, देखभाल है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप करता है। जैसे अगर कोई हम स्कूल लें तो स्कूल का जो प्रशासन है उसको ठीक से चलाए रखना, उसका जो अगर हम प्रशासनिक कार्य है कि बच्चों का चाहे दाखिला हो गया, चाहे हम अटेंडेंस की बात करते हैं, चाहे उसके जो स्कूल के रोज़ाना के कार्य हैं, तो उनका जो देखभाल है, रख रखाव है, वहाँ का जो प्रशासन है वो कार्य वो प्रशासनिक नेतृत्व का है, तो वहाँ के प्रशासन का है। तो हम देखते हैं अलग अलग विद्यालय हैं, अलग अलग महाविद्यालय, कॉलेज की बात करते हैं। तो कुछ कॉलेज जिनका प्रशासन अच्छा है, जो अपने कार्यों को बहुत अच्छे से करता है, तो हम कहते हैं कि वो स्कूल, वो कॉलेज बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहाँ का प्रशासन अच्छा है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप अच्छी है, वहाँ की एकेडमिक लीडरशिप अच्छी है। और अगर हम आसपास का हम कोई किसी विद्यालय, महाविद्यालय के बारे में अगर हम कहते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, तो क्यों अच्छा नहीं है? तो हम फिर कहते हैं क्योंकि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक लीडरशिप है, प्रशासनिक और शैक्षिक नेतृत्व, वो अच्छी नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे अच्छा नहीं है। वहाँ का डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, वहाँ की स्टडी अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ के शिक्षक ठीक से नहीं पढ़ाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लीडरशिप और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। तो ये एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप जहाँ पे बहुत अच्छे से होती है, वहाँ वो प्रशासन, वो कॉलेज, वो स्कूल बहुत अच्छा चलता है और उसका एक अच्छा नाम होता है, एक अच्छी रेपो होती है। लेकिन जहाँ पे ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, तो आप भी देखोगे, अगर आपके आसपास के स्कूल हैं, तो विद्यालय हैं, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वो कैसे हैं, तो आप भी उनको इसी आधार पे जज करोगे कि उनका वहाँ का एकेडमिक कैसा है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। तो इस आधार पर ही आप उनको जज करोगे। तो जिनका बहुत अच्छा होता है आप उनकी हमेशा तारीफ़ करते हो, और जिनका अच्छा नहीं होता तो आप हमेशा उनसे दूर रहते हो। फिर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, की प्रशासनिक नेतृत्व के महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं। तो पहला ऑपरेशनल लीडरशिप, परिचालन नेतृत्व। फिर स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, रणनीतिक नेतृत्व। तो अगर हम पहलू की बात करते हैं तो दो तरह के एस्पेक्ट होते हैं, दो तरह के पहलू होते हैं प्रशासनिक नेतृत्व के, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप के। पहला ऑपरेशनल लीडरशिप एंड सेकेंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, परिचालन नेतृत्व और रणनीतिक नेतृत्व। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑपरेशनल लीडरशिप क्या होती है। तो जैसे नाम से ही काफ़ी चीज़ें पता चल रही है कि ऑपरेशनल, उसका परिचालन करना, ठीक है। स्ट्रेटेजिक की स्ट्रेटेजीज, प्लानिंग से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं ऑपरेशनल लीडरशिप की, तो ऑपरेशनल लीडरशिप इज़ अकम्प्लिश्ड थ्रू एक्टिविटीज़ लाइक हायरिंग एंड सपोर्टिंग स्टाफ।
की स्टाफ को हायर करना, ओवरसीइंग बजट की जो बजट है उसको देखना, एंड मेंटेनिंग अ पॉजिटिव वर्क प्लेस क्लाइमेट की क्लाइमेट को अच्छा बनाना। ये ऑपरेशनल लीडरशिप है। परिचालन नेतृत्व है कर्मचारियों को काम पे रखने, समर्थन करने, बजट की देखरेख करने और एक सकारात्मक कार्यस्थल वातावरण को बनाए रखने जैसी गतिविधियों के माध्यम से पूरा किया जाता है। ऑपरेशनल की पूरा ऑपरेशन करना, ऑपरेट करना पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, कि वहाँ पे स्टाफ को हायर करना है, बजट देखना है, कितनी बजट की ज़रूरत है, कितना बजट आ रहा है, कितना एक्सपेंड हो रहा है, और एक जो वर्क प्लेस है उसको एक पॉजिटिव वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको बनाना। अब हम सेकंड देखते हैं स्ट्रेटेजिक लीडरशिप में क्या आता है। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप में आता है इट इन्वॉल्व्स गाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद द फ्यूचर इन माइंड। स्ट्रेटेजिक लीडर्स clarify purpose, inspire individual to pursue a shared vision and ensure that goals and outcomes are attained। कि रणनीतिक नेतृत्व में भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक संगठन की दिशा का मार्गदर्शन करना है। रणनीतिक नेता उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं कि किसी भी संस्था का क्या उद्देश्य है, उनको किस तरह से प्राप्त करना है। व्यक्तियों को एक साझा दृष्टिकोण का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करना, कि जो सदस्य हैं उसको उनको प्रेरित करना कार्यों को सही तरीके से करने के लिए हमेशा, ताकि सब मिलकर एक विजन के साथ, एक दृष्टिकोण के साथ कार्य कर सकें और अपनी संस्था को आगे बढ़ा सकें, और यह सुनिश्चित करते हैं कि कैसे लक्ष्य और परिणाम प्राप्त होंगे। तो रणनीतिक नेतृत्व है जो रणनीति से संबंधित है कि भविष्य में अपनी संस्था को किस तरह से आगे ले जाना है, किस तरह से किसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या भूमिकाएं हैं, और किस तरह से सबको साथ मिलकर काम करना है ताकि जो लक्ष्य और परिणाम उसको प्राप्त किया जा सके। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो इसके दो एस्पेक्ट हैं। पहला जो है ऑपरेशनल लीडरशिप, और दूसरा जो है स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, रणनीतिक नेतृत्व है, और परिचालन नेतृत्व। अब हम फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप की बात करते हैं कि जो प्रशासनिक नेतृत्व है इसके क्या क्या कार्य हैं। तो फर्स्ट है लीडिंग एफिशिएंट लीडरशिप, कुशल नेतृत्व। सेकंड है प्लानिंग, योजना बनाने से संबंधित। थर्ड है ऑर्गेनाइजिंग, आयोजन। फोर्थ स्टाफिंग, स्टाफिंग मीन्स स्टाफ को हायर करना, नियुक्तियां करना। और फिफ्थ है कंट्रोलिंग, नियंत्रण करना। तो फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप की प्रशासनिक नेतृत्व के 5 कार्य हैं: लीडिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। कुशल नेतृत्व योजना, आयोजन, स्टाफिंग और नियंत्रण। अब इसको एक एक करके हम जानते हैं कि लीडिंग एफिशिएंट लीडरशिप, इट इंक्लूड्स डायरेक्शन, प्रायोरिटीज, रिलेशनशिप एंड मोटिवेशन। की कुशल नेतृत्व में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि इसमें दिशा, प्राथमिकताएं, आपसी संबंध और अभिप्रेरणा, ये सारा जो है ये एफिशिएंट इफेक्टिव लीडरशिप का एक पार्ट है, कि कुशल नेतृत्व का एक हिस्सा है। कि ये सारी चीज़ें जहाँ होती हैं वहीं पे जो उस नेतृत्व को हम कहते हैं कि ये नेतृत्व बहुत ही कुशल है, बहुत ही अच्छा है। जहाँ पे कर्मचारियों के आपसी संबंध बहुत अच्छे होते हैं, सब मिलकर काम करते हैं, सबकी प्राथमिकताएं निर्धारित होती हैं, और सब को पता होता है क्या काम कैसे करना है। हमेशा सबको गाइडेंस मिलती रहती है, मोटिवेशन मिलता रहता है। फिर हम सेकंड बात करते हैं प्लानिंग, योजना। इट इंक्लूड्स डायरेक्शन, स्ट्रेटजीज, ऑब्जेक्टिव, गोल्स, प्रायोरिटीज, टाइम शेड्यूल, फाइनेंशियल बजटिंग एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग। कि इसमें शामिल दिशा, रणनीति, उद्देश्य, लक्ष्य, प्राथमिकताएं, समय अनुसूची, वित्तीय बजट और परियोजना कार्य शामिल हैं। तो योजना में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। कि फिर हम देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग, आयोजन। इन्वॉल्व स्ट्रक्चरिंग द यूनिट्स एंड प्रोग्राम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्टेबलाइजिंग द टीम्स एंड नेटवर्क एंड डिवाइडिंग द वर्क अमंग टीम मेंबर्स एंड गेटिंग द राइट पीपल इन द राइट पोजीशन। कि इसमें संगठन की इकाइयों और कार्यक्रम की संरचना करना, टीमों और नेटवर्क की स्थापना, और टीम के सदस्यों के बीच काम को विभाजित करना, और सही पदों पर सही लोगों को शामिल करना शामिल है। कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है तो हमें देखते हैं कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहा है। कि काम है कि अलग अलग लोग होते हैं, सबकी अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन वो है कि जो सही
तरीके से अपनी संस्था को ऑर्गेनाइज करे और लोगों को उनकी काबिलियत के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से कार्य उन लोगों में डिवाइड करे। तो उनका नेटवर्क काफ़ी अच्छा हो और चीज़ों को जो अगर हम बात करते हैं, जो प्रोग्राम है उसको सही तरह से स्ट्रक्चर करना है, सही से तरह से ऑर्गेनाइज करना है, तो ये सारी चीज़ें एक हम ऑर्गेनाइजिंग में, आयोजन में सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। फिर हम बात करते हैं स्टाफिंग। इट इंक्लूड्स रिक्रूटिंग, असाइनिंग, ट्रेनिंग, टीम बिल्डिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, इवेल्यूटिंग एंड रिवार्डिंग। कि इसमें क्या है स्टाफिंग में, कि भर्ती, कर्मचारियों की भर्ती करना, कार्यों का वितरण करना, उनको प्रशिक्षण देना, समूह निर्माण, ग्रुप में डिवाइड करना, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा, मूल्यांकन और अच्छा काम करने पे रिवॉर्ड, पुरस्कृत करना, ये सारी चीज़ें स्टाफिंग में आता है। और आखिर में हम देखते हैं कंट्रोलिंग, नियंत्रण। तो इट इज़ अबाउट मॉनिटरिंग, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग परफॉर्मेंस टुवर्ड्स प्रायोरिटीज, एक्सपेंडिचर एंड इनकम विद बजट, मेथड्स एंड प्रोसेस विथ इफेक्टिवनेस एंड अचीविंग मिशन। कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे हमें कंट्रोलिंग, नियंत्रण से सबसे ही पता चल रहा है, इसमें निगरानी करना, तुलना और सुधार शामिल है। तो इसमें चीज़ें है कि निगरानी करना, कि काम को देखना कि किस तरह से कार्य हो रहा है, तुलना करना कि क्या काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा, और सुधार का अगर है, सुधार की बात करें कि अगर लग रहा है कि काम सही से नहीं हो रहा, कहीं इम्प्रूवमेंट है, तो उसमें सुधार करना। तो इसमें क्या है, बजट, विधियों और प्रक्रिया के साथ प्राथमिकताओं, व्यय और आय की निगरानी, तुलना और सुधार, प्रभावशीलता और मिशन को प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में ये चीज़ें हैं। तो इसमें 3 है: निगरानी करना, तुलना करना, सुधार करना। इट इज़ ऑल अबाउट मॉनिटरिंग, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग। कि एकेडमिक लीडरशिप होता क्या है, शैक्षणिक नेतृत्व क्या होता है। तो academic leadership is a leadership that includes such roles as creative vision and mission based on research data for the organization, setting up creative ideas, doing and providing teamwork. शैक्षणिक नेतृत्व एक ऐसा नेतृत्व है जिसमें संगठन के लिए अनुसंधान, डेटा के आधार पर दृष्टि और मिशन बनाने, रचनात्मक विचारों को स्थापित करने और समूह कार्य प्रदान करने जैसी भूमिकाएं शामिल हैं। तो जैसे अगर हम ये वर्ड मीनिंग का देखते हैं, एकेडमिक लीडरशिप या शैक्षणिक नेतृत्व, तो अगर एकेडमिक शिक्षा से संबंधित, लीडरशिप मतलब नेतृत्व। तो अगर हम शब्दों के अर्थ पे जाएं, इनकी वर्ड मीनिंग पे जाएं, तो जो शैक्षिक शिक्षा से संबंधित संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो जो हर संस्थान में हम देखते हैं कि जो एक डायरेक्टर, जो एक लीडर होता है, एक प्रिंसिपल होता है, तो हम अगर देखना कोशिश करें कि शैक्षणिक नेतृत्व क्या होता है, एकेडमिक लीडरशिप क्या होता है, तो लीड करना। और क्या लीड करना, एकेडमिक जो शिक्षा क्षेत्र है, एकेडमिक जो एरिया है, तो इससे संबंधित लीडरशिप की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें कोई स्कूल आ सकता है, कोई शैक्षिक संस्थान आ सकता है, कॉलेज आ सकता है, शैक्षिक प्रशासन आ सकता है। तो अब किस तरह से एकेडमिक लीडरशिप क्या होता है, किस तरह से लीड किया जाए, तो इसमें जिससे हमने देखा कि एकेडमिक लीडरशिप इज अ लीडरशिप दैट इंक्लूड्स सच रोल्स एज क्रिएटिव विजन की एंड मिशन बेस्ड ऑन रिसर्च डाटा। कि जब किसी अगर हम शिक्षा की बात करें, इसको आगे बढ़ाना है, तो पहले हम जो उस एरिया में जो रिसर्च है, रिसर्च डाटा के आधार पर हम देखते हैं कि कहाँ पे क्या समस्याएं हैं और किस तरह से उस संस्थान को, शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है, और जो क्रिएटिव आइडियाज़, रचनात्मक जो विचार हैं, उनको शामिल करना, जिनके जब विचार अच्छे होंगे, नए विचार होंगे, तो उनके माध्यम से हम अपनी संस्थान को, शैक्षिक संस्थान को और आगे बढ़ाया जा सकता है, उसका विकास किया जा सकता है। और जो शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं और अन्य कर्मचारी हैं, सबको साथ लेकर चलना। तो एकेडमिक लीडरशिप क्या है कि एक विजन बनाना और शैक्षिक विकास के लिए जो रचनात्मक विचार हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, उनको शामिल करना, उनके द्वारा शिक्षा का विकास करना,
और जो समूह है, जो कर्मचारी समूह है, सबको साथ लेकर चलना। और तो ये सारी चीज़ें एकेडमिक लीडरशिप के अंदर आ जाती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो क्वालिटीज नीडेड फॉर एकेडमिक लीडरशिप के शैक्षणिक नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। जैसे हम सबको पता है कि प्रभावशाली संप्रेषण कौशल, कि प्रभावशाली संप्रेषण का मतलब होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है सिर्फ बोलना नहीं। एक तरह से टू वे कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, जहाँ पर आप अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन दूसरे की बातों को भी ध्यान से सुनना। तो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं, टू वे होता है, अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना। तो एक अच्छा लीडरशिप, अगर एक अच्छे लीडरशिप की बात करते हैं हम, तो उसकी एक क्वालिटी जो है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, कि आप अपनी बातों को दूसरों तक बहुत अच्छे से पहुंचाओ, बताओ, और लेकिन दूसरे की बातों को भी आप ध्यान से सुनो। तो जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है, कि अगर हम एक क्लासरूम की हम बात करते हैं, तो एक क्लासरूम को हम टीचिंग इफ़ेक्टिव तब हो सकती है, पहली हम सिचुएशन देखते हैं, एक शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाता है, लेकिन सिर्फ अगर वो बोलता रहेगा क्लास में, बच्चों को बोलने का मौका नहीं देता, तो इसमें सिर्फ एक्टिव रोल जो टीचर का होगा और बाकी सारे पैसिव रोल हो जाएंगे विद्यार्थियों के। तो इसलिए उसको हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम तब कहेंगे कि जब एक शिक्षक अपनी बात को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है और विद्यार्थियों के विचारों को भी ध्यान से सुनता है। तो अगर हम क्वालिटीज़ नीडेड फॉर एकेडमिक लीडरशिप की, अगर एक एकेडमिक लीडर के लिए जो आवश्यक गुण जो हैं, तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावशाली संप्रेषण कौशल, द एबिलिटी टू बोथ स्पीक योर थॉट इफेक्टिवली एंड द एबिलिटी टू लिसन केयरफुली टू अदर्स थॉट मेक्स कम्युनिकेशन इफेक्टिव, कि अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से बोलने और दूसरे के विचारों को ध्यान से सुनने की क्षमता संप्रेषण को प्रभावशाली बनाती है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा? जब हम अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और दूसरे के विचारों को भी ध्यान से हम सुनेंगे। तो फर्स्ट जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावशाली संप्रेषण। उसके बाद अगर हम दूसरा बात करते हैं प्रोएक्टिव, तो हम देखते हैं कि जो बहुत सारे जो लोग होते हैं, वो हमेशा मतलब प्रोएक्टिव हम बात करते हैं, सक्रिय बात करते हैं, लेकिन वो निष्क्रिय है, कि हर चीज़ को खुद ना करके यहाँ भगवान के भरोसे छोड़ देना। और अगर कुछ कर रहे हैं और अगर उनको कामयाबी हाथ में नहीं आती, अगर वो फेल हो जाते हैं, तो होपलेस हो जाते हैं। तो अगर हम एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप की बात करते हैं, तो इफ़ेक्टिव लीडर वो है जो हमेशा एक्टिव रहे। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो और उसको अच्छा बनाए, अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो उसको अच्छा बनाने की कोशिश करे, किसी मिरेकल पर डिपेंड ना रहे, और वो हमेशा एक्टिव होकर, प्रोएक्टिव होकर काम करे। और अगर मान लो कोई उसने डिसीजन लिया, कोई प्लान बनाया, अगर उसका प्लान ए काम नहीं कर रहा, तो तुरंत प्लान बी भी साथ में तैयार रखे, कि इस तरीके से नहीं होगा तो दूसरे तरीके से हम करेंगे, किसी भी टारगेट को अचीव करेंगे। तो एक ही चीज़ को अचीव करने के उसके पास काफ़ी सारे आइडिया हों, तो कभी वो हम कहते हैं पैसिव ना रहे, हमेशा एक्टिव रहे और एक्टिव प्रोएक्टिव रहे। तो जैसे हम देखते हैं, टू मैनी पीपल स्पेंड देयर लिव्स सिटिंग अराउंड वेटिंग फॉर मिरेकल टू हैपन, they just rely on luck or coincidence to make all their dreams come true. But proactive means planning the future and anticipating problems. This means that there should always be a plan B, so that if something unexpected happens, you can face it. बहुत से लोग अपना जीवन खाली बैठकर किसी चमत्कार के होने की प्रतीक्षा में बिताते हैं। वे सिर्फ भाग्य या संयोग पर भरोसा करते हैं ताकि उनके सभी सपने सच हो सकें, परंतु सक्रियता से तात्पर्य भविष्य की योजना बनाने और समस्याओं का अनुमान लगाने के बारे में है। इसका मतलब है कि हमेशा एक प्लान बी होना चाहिए, ताकि कुछ अप्रत्याशित होने पर आप उसका सामना कर सको। तो एक
हम अगर इफ़ेक्टिव लीडरशिप की बात करते हैं, क्वालिटिव लीडरशिप की बात करते हैं, तो एक अच्छा एकेडमिक लीडर वो है जिसके पास जो हमेशा प्रोएक्टिव रहे, और अगर कुछ बुरा भी होता है, अगर कोई उनका प्लान ए काम नहीं करता, तो हमेशा साथ के साथ प्लान बी भी तैयार रखें, कभी होपलेस ना हो, अपनी टीम को हमेशा खुद प्रोएक्टिव रहें और अपनी टीम को भी हमेशा प्रोएक्टिव रखें, सबको साथ लेके चलें। तो एक जो गुण हो जाता है, हमने पहला जो क्वालिटी देखी कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, और दूसरा है प्रोएक्टिव सक्रियता। फिर हम तीसरा बात करते हैं नोविंग व्हेन टू टेक रिस्क, यह जानना कि जोखिम कब लेना है। अब देखो, अगर हम लीडरशिप की बात करते हैं तो एक अच्छा लीडर वो नहीं होता जो अपने आप को हमेशा सेफ रखता है। एक अच्छा डिसीजन वो होता है, एक अच्छा लीडर वो होता है कि जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, और कभी कोई बोल्ड डिसीजन लेना पड़े तो वो भी डिसीजन ले। और डिसीजन कैसे, किस तरह का डिसीजन, जैसे कुछ डिसीजन निर्णय ऐसे होते हैं जो हम बिना सोचे समझे लेते हैं, लेकिन एक अगर हम लीडरशिप की बात करते हैं, एक लीडरशिप क्वालिटी की बात करते हैं कि उसको ये पता हो कि किस डिसीजन से कोई भी अगर डिसीजन ले रहा है तो उसका नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें देखकर भी वो उस डिसीजन को ले, और जो डिसीजन लिया है उस पर बिल्कुल स्टैंड रहे। तो उसको पता होना चाहिए कि कब क्या डिसीजन लेना है। और अगर अगर एक एज ए लीडर, एक नेतृत्व कर्ता के रूप में वो कभी भी कोई डिसीजन लेने से डरे ना, और हमेशा अपने आप को सेफ ना रखे, हमेशा वही डिसीजन ले जिससे उसके ऑर्गेनाइजेशन का, उनके मेंबर्स का, उनके स्टेट का, उनके कंट्री का बेनिफिट हो। तो एक अच्छा लीडर वो है जो हमेशा रिस्की डिसीजन लेने के लिए तैयार हो। रिस्की का मतलब है कि ऐसा डिसीजन जो बोल्ड डिसीजन हो और जिसका जो फ़ायदा है सबको हो। कई बार कई डिसीजन ऐसे भी होते हैं टेम्परेरी, तो हमें लगते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो डिसीजन ओवरऑल हमारे लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो हम एक अच्छा लीडर वही है जो हमेशा अपने बारे में ना सोचकर हमेशा अपनी टीम के बारे में सोचे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे, तो वो एक अच्छा लीडर है। और उसके लिए अगर उसको कोई बोल्ड डिसीजन लेना पड़े तो बिना डरे ले, और उसको ये भी पता होना चाहिए कि उस डिसीजन का क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, क्या उसका पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, सारी चीज़ें सोच समझ कर ही वो डिसीजन ले। तो स्ट्रॉन्ग एकेडमिक लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, इट इज़ नॉट अबाउट प्लेइंग इट सेफ। मजबूत शैक्षिक नेतृत्व से अभिप्राय अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने से है, इसका अभिप्राय सुरक्षित निर्णय लेने से नहीं है। द क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर इज डैट ही नोज व्हेन टू मेक अ डिसीजन, दे मेक डिसीजन ओनली बाय इवेल्युएटिंग द पोटेंशियल पिटफॉल्स एंड बेनिफिट्स ऑफ इच रिस्की डिसीजन। एक अच्छे नेता का गुण यह है कि वह जानता है कि उसे कब और कौन सा निर्णय लेना है। वो प्रत्येक जोखिमपूर्ण निर्णय के संभावित नुकसान और लाभ का मूल्यांकन करने करके ही निर्णय लेता है। तो एक अच्छा लीडर नहीं, वो नहीं है कि जो बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लिया। एक अच्छा लीडर वो है जो कोई भी डिसीजन लेता है तो सोच समझ कर लेता है, और उसको ये फायदा पता होता है कि उस डिसीजन से क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या उसके मेरिट हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, तो क्या नफ़ा नुकसान, उसको सारी चीज़ें पता होता है। तो सब चीज़ें सोच समझ कर ही वो निर्णय लेता है। तो एक अच्छा लीडर वही है जो हमेशा बोल्ड डिसीजन ले, और हमेशा अपने बारे में ना सोचकर अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे। फोर्थ हम देखते हैं रेजिलियंस, तो लचीलापन। अब हम बात करते हैं लचीलेपन की। तो एम्ब्रेस रिजेक्शन एंड काउंट एवरी फेलर एज वन स्टेप क्लोजर टू सक्सेस। अस्वीकृति को गले लगाओ और हर विफलता को सफलता के करीब एक कदम के रूप में गिनो। कि एक अच्छा लीडर, अगर हम बात करते हैं लचीलापन, तो लचीलापन का अगर हम मतलब देखते हैं तो एक लीडर ऐसा होना चाहिए कि जो कभी भी अगर वो और उसकी टीम अगर फेल होते हैं तो कभी घबराए ना, और उस फेलियर को भी वो एक अपॉर्चुनिटी समझे, और ये समझे कि इससे भी हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, और हमेशा अपने को अपनी टीम को मोटिवेट करते रहे
कि अच्छी चीज़ों से भी सीखने को मिलता है, और अगर हम फेल होते हैं तो उससे भी हमें सीखने को मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हर चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें और हमेशा अपने और अपनी टीम को आगे बढ़ाए। तो एक अच्छा लीडर वो है। व्हाट मैटर्स इज योर एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड टू अप्रिशिएट द एरर्स यू हैव मेड एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। कि आपकी गलतियों से सीखने की क्षमता और आपके द्वारा विकास के अवसर के रूप में आपके द्वारा की गई त्रुटियों की सराहना करने की आपकी क्षमता क्या मायने रखती है। तो हम अगर लचीलापन देखते हैं तो एक अच्छे अगर लीडर की हम बात करते हैं तो बिल्कुल रिजिड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कठोर नहीं होना चाहिए। कि अगर कुछ मतलब अगर टीम अच्छा ना करे या उनको सक्सेस ना मिले तो अपनी टीम को डिमोटिवेट करे। एक अच्छा लीडर वो है जो हमेशा हर चीज़ को, सक्सेस को, फेलियर को, हर चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखे, अपनी टीम को हमेशा मोटिवेट करे और हमेशा सबको आगे लेकर बढ़े। तो उसमें एक क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, डिसीजन में एक लचीलापन होना चाहिए कि हर चीज़ को सहने के लिए, झेलने के लिए हमेशा तैयार रहे और हमेशा अपनी टीम को मोटिवेट करके आगे बढ़ाए। तो उसे हम एक अच्छा लीडर कहेंगे। पैशन फॉर वर्क, काम के लिए जुनून। तो एक अच्छा लीडर वो है जिसका जो हमेशा अपने काम के लिए हमेशा जुनून होना चाहिए, पैशन फॉर वर्क। If you love what you do, you won't think twice about staying up late to get things done. Staying in to study as opposed to going out with your friends to a big party won't feel like a sacrifice because you know you are on the road to a larger goal waiting down the line. आपकी गलतियों से यदि आप प्यार करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप चीज़ों को पाने के लिए देर तक रहने के बारे में दो बार नहीं सोचेंगे। अपने दोस्तों के साथ एक बड़ी पार्टी के लिए बाहर जाने का विरोध करने के रूप में अध्ययन करने के लिए एक बलिदान की तरह महसूस नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप एक बड़े लक्ष्य के लिए सड़क पर हैं, मार्ग पर हैं, जो लाइन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर हम इस पॉइंट को देखें तो हम एक सीधा हम कंक्लूजन लेते हैं कि एक अच्छा लीडर वो है जो काम कर रहा है तो उस काम के लिए उसको एक पैशन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। क्योंकि आप कोई काम करते हैं, उस काम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप उस काम को, उस काम के प्रति आपका नज़रिया क्या है। अगर हम कोई काम करते हैं, उस काम को हम पूरे जुनून के साथ करते हैं तो हम उसको बहुत अच्छे से करते हैं और उसमें सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर कोई काम ऐसा है जो हम उसको जुनून के साथ नहीं करते, उसको दबाव में करते हैं, प्रेशर में करते हैं, तो हमें पता है कि हम कभी भी उस काम को उतने अच्छे से नहीं कर पाते। तो काम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस काम के लिए आपका जज्बा क्या है, आपका जुनून क्या है। तो एक अच्छा लीडर वो है कि जो काम कर रहा है उस काम के प्रति उसमें जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। अगर आप जिस काम को करते हैं उस काम के प्रति आपके अंदर जुनून होगा, पैशन होगा, तो आप खुद तो उस काम को अच्छा करेंगे, साथ में अपनी टीम को भी एक गाइड, आप अच्छे से गाइड कर सकते हैं, उनको भी आप साथ लेके चल सकते हैं और उनको भी हमेशा आप मोटिवेट कर सकते हैं उस काम को अच्छा करने के लिए। तो पैशन फॉर वर्क, कि काम के लिए जुनून होना बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छे नेतृत्व के भी एक गुण है पैशन फॉर वर्क। तो हमने जैसे देखा कि क्वालिटीज नीडेड फॉर एकेडमिक लीडरशिप, कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, और इसके बाद हमने देखा कि प्रोएक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। फिर हमने देखा कि जो रिस्की डिसीजन है उसको लेने से नहीं डरना चाहिए, जोखिम भरे निर्णय भी अगर संस्थान के लिए वो निर्णय अच्छे हैं भविष्य के लिए तो भी लेना चाहिए। और फिर हमने देखा कि रेजिलेंस, लचीलापन, कि हमेशा हर अपनी गलतियों को, फेलियर को भी हमेशा एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें और हमेशा अपनी टीम को मोटिवेट करें। और फिफ्थ हमने देखा कि पैशन फॉर वर्क, काम के लिए जुनून होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
किसी भी काम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके करने वाले जो है, उस काम को करने वाले हैं, उस काम के प्रति उनका नज़रिया कैसा है, उसको एक बोझ की तरह समझ कर रहे हैं, या वो उसको एक जज्बे और जुनून के साथ उसको कर रहे हैं। अब हम देखते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एकेडमिक लीडर की एक शैक्षिक नेता है, उसकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्या हैं। तो एडमिनिस्ट्रिंग द डिपार्टमेंट, विभाग का प्रशासन करना, कि उसका जो विभाग है उसका प्रशासन करना, उसका नेतृत्व करना, कि डिपार्टमेंट में जो भी काम हो रहे हैं तो सबकी निगरानी करना, ये देखना कि क्या क्या काम हो रहा है, किस तरह से हो रहे हैं, ठीक से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो अपने जो उसका जो डिपार्टमेंट है उन काम की निगरानी करना। टीचिंग क्लासेस साथ के साथ, अगर शिक्षण में है, अगर वो बच्चों को पढ़ा रहा है तो अपने विभाग की निगरानी तो करना ही करना, साथ के साथ अपनी जो क्लासेस हैं, कक्षाएं नियमित रूप से लेना। भर्ती और शिक्षकों की भर्ती, हम बात करते हैं भर्ती और शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों को उन्मुख करना, कि जो हम उस संस्थान की बात करते हैं तो उसमें शिक्षकों की जो कर्मचारी हैं उनकी भर्ती करना, विद्यार्थियों का दाखिला करना, और इसके साथ साथ हमेशा उनको गाइड करना, उनको मोटिवेट करना, ताकि संस्थान एक विकास की दिशा में हमेशा आगे बढ़े। आइडेंटिफाइंग डिटरमाइनिंग फैकल्टी रोल्स, प्रायोरिटीज, असाइनमेंट्स, कि अगर हम बात करते हैं संकाय की भूमिकाओं, प्राथमिकता और परियोजनाओं की पहचान करना, कि जो संस्था है उसमें जो कर्मचारी हैं उनको उनकी भूमिकाएं बताना, उनको उनकी प्राथमिकताएं, कि किस काम के लिए क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, तो उनकी भूमिकाओं से, उनकी प्राथमिकताओं से, और जो परियोजनाएं हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, उन चीज़ों से अपने कर्मचारियों को परिचित करवाना, कि हर किसी को उनकी जिम्मेदारियों की, उनकी प्रायोरिटीज़ की, प्राथमिकताओं की, जो इंस्टीट्यूट की जो परियोजनाएं हैं, तो उन चीज़ों से परिचित कराना। तो एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एकेडमिक लीडर की, एक जो एकेडमिक लीडर है, शैक्षिक नेता है, उसकी जिम्मेदारियां हैं कि सभी कर्मचारियों को उनकी भूमिकाओं, उनकी जिम्मेदारियों से, उनकी प्राथमिकताओं से परिचित कराना। फोस्टरिंग करिकुलम एंड को करिकुलर एक्टिविटी, की पाठ्येतर और सब पाठ्येतर गतिविधि को बढ़ावा देना, कि जो शैक्षिक गतिविधियां हैं और जो शैक्षिक गतिविधियां हैं, कि पढ़ाई के अलावा और गतिविधियां हैं, तो पढ़ाई या शैक्षिक और शैक्षिक की करिकुलर और को करिकुलर दोनों तरह की एक्टिविटी को बढ़ावा देना, ताकि बच्चे जो हैं, जो उनकी जो अंदर की तो प्रतिभा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे अन्य क्षेत्र में, वो निकल कर बाहर आ सके। डेवलपिंग एंड अपडेटिंग करिकुलम, कि बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से पाठ्यक्रम का विकास करना, और उनको हमेशा अद्यतन समय समय पर उनको अपडेट करना। मेंटरिंग टू स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, कि विद्यार्थियों को, शिक्षकों को और कर्मचारियों को समय समय पर उनको सलाह देना, समय समय पर उनका मार्गदर्शन करना। क्रिएटिंग अ सपोर्टिव प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट, कि किस तरह का एनवायरनमेंट बनाना है, किस तरह का पर्यावरण बनाना जो सपोर्टिव हो, सहायक हो, प्रोडक्टिव हो, उत्पादक हो, तो इस तरह का पर्यावरण का निर्माण करना, जहाँ पे हर कोई एक दूसरे के साथ सहयोग करके और बहुत अच्छे से काम कर सके। सुपरवाइजिंग स्टाफ, संकाय का पर्यवेक्षण करना, कि अपने संस्थान में सभी जो भी कर्मचारी हैं, जो संकाय है, सभी का सुपरवाइज करना, सभी का पर्यवेक्षण करना, कि कौन काम कैसा कर रहा है, तो ये इन चीज़ की निगरानी करना। प्रिपेयरिंग एंड मैनेजिंग द बजट, की जो संस्थान है उसके लिए बजट तैयार करना और उसका प्रबंधन करना। मैनेजिंग फैसिलिटीज, सुविधाओं का प्रबंधन करना। कोऑर्डिनेटिंग फंड रेजिंग एंड रिलेशनशिप विथ एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूंसीज, की धन प्राप्त करने और विभिन्न शैक्षिक जो संस्थाएं हैं उनके साथ संबंधों का समन्वय करना, कि जैसे हम किसी विद्यालय की बात करते हैं, महाविद्यालय, स्कूल, कॉलेज की बात करते हैं, तो
अगर कहें कि उन संस्थाओं को चलाने के लिए जो फंड रेज है, फंड चाहिए, तो उस चीज़ की व्यवस्था करना, और साथ के साथ जो एक्सटर्नल जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे एक स्कूल की हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ किसको कहेंगे, जैसे एनसीईआरटी हो गई, एससीईआरटी हो गया, सीबीएसई हो गया। और एक कॉलेज की बात करते हैं तो जैसे यूजीसी हो गया, एनसीटी हो गया। तो इस तरह की जो संस्थाओं के साथ भी एक अच्छा एक रिलेशनशिप बना के रखना। पार्टिसिपेटिंग इन कॉलेज, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट्स कमेटी, टास्क फोर्सेस, कि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय प्रशासन समिति कार्यबलों में भाग लेना, कि विभिन्न महाविद्यालयों की, विद्यालयों की और विश्वविद्यालयों की जो अलग अलग जो कमेटी होती हैं, तो उन कमेटियों का एक सदस्य बनना। प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन टू फैकल्टी, कि संकाय का समय समय पर उनका मूल्यांकन करना और उनकी जो परफॉर्मेंस है उससे संबंधित उनको प्रतिक्रियाएं उनको प्रदान करते रहना। तो सबसे पहले अगर हम लीडरशिप स्टाइल की बात करें, नेतृत्व शैली की बात करें, तो लीडरशिप स्टाइल इज द मैनर एंड अप्रोच ऑफ प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, इंप्लीमेंटिंग प्लान्स एंड मोटिवेटिंग पीपल, की नेतृत्व शैली लोगों को प्रेरित करने, उनको दिशा प्रदान करने और योजनाओं को सही तरीके से लागू करने का तरीका और दृष्टिकोण है। और अगर हम अपने पूरे हिस्ट्री को देखें, थ्रू आउट हिस्ट्री ग्रेट लीडर्स हैव एमर्ज्ड विथ पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल्स इन प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, इंप्लीमेंटिंग प्लान्स एंड मोटिवेटिंग पीपल, कि पूरे इतिहास में विभिन्न महान नेता दिशा प्रदान करने, योजनाओं को लागू करने और लोगों को प्रेरित करने में विशेष नेतृत्व शैलियों के साथ उभरे। तो चाहे हम इंडिया की बात करें या हम दूसरी कंट्रीज की बात करें, अलग अलग टाइम में अलग अलग लीडर्स आए, सबकी अपनी अपनी लीडरशिप शैली थी, लीडरशिप स्टाइल था, जिससे उन्होंने अपने लोगों को, अपने ग्रुप को लीड किया, अपनी कंट्री को, अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लीडरशिप के जो अलग अलग स्टाइल हैं उसी की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, की लीडरशिप के अलग अलग स्टाइल्स कौन कौन से हैं, तो जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑथोरिटेरियन लीडरशिप। तो हम एक एक पॉइंट देख लेते हैं, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिसको हिंदी में निरंकुश या सत्तावादी नेतृत्व शैली कहा जाता है। फिर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, इसको डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी कहते हैं, हिंदी में लोकतांत्रिक या सहभागी नेतृत्व शैली। फिर लेजिस फेयर, हस्तक्षेप या प्रतिनिधि नेतृत्व शैली। फिर ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, कारोबारी या समझौतावादी नेतृत्व शैली। और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, परिवर्तनकारी नेतृत्व शैली। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ये 5 जो लीडरशिप स्टाइल है इसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑथोरिटेरियन लीडरशिप, निरंकुश या सत्तावादी नेतृत्व शैली, तो निरंकुश नाम से ही पता चल रहा है, ऑथोरिटेरियन निरंकुश, जिस पर किसी का कोई अंकुश ना हो, मतलब मनमाना लीडरशिप। ठीक है, तो द लीडर टेल हिज और हर एम्प्लॉय व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट विदाउट गेटिंग देयर एडवाइस, कि इस शैली में निरंकुश नेता अपने समूह के सदस्यों से सलाह किए बिना निर्णय लेते हैं। तो नाम से पता चल रहा है कि सत्तावादी, ठीक है, निरंकुश, जिस पर किसी का अंकुश ना हो, लीडर जो है अपने मनमाने डिसीजन लेता है, अपने मनमाने निर्णय लेता है, किसी की कोई सलाह या सजेशन नहीं सुनता, अपने डिसीजन खुद लेता है। An autocratic leader believes that he or she is the smartest person at the table and knows more than others, कि इस शैली के नेता का मानना है कि वही सबसे चतुर व्यक्ति है, दूसरों से अधिक जानता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे जर्मनी में हिटलर का एग्जाम्पल देते हैं, या अभी हम आज के टाइम की बात करें तो नॉर्थ कोरिया में किंग जोंग का, जो अपनी मनमानी चलाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इस तरह की जो लीडरशिप स्टाइल है, ऑथोरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल के क्या एडवांटेज हैं, कि टाइम स्पेंड ऑन मेकिंग क्रूशियल डिसीजन कैन बी रिड्यूस, कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने में लगने वाला समय कम किया जा सकता है, कि अगर लीडरशिप किसी एक के पास हो तो जो भी डिसीजन होता है तुरंत लिया जाता है, उसमें टाइम कम लगता है, जो इसका एक एडवांटेज है। कमांड कैन बी क्लियरली एम्फेसाइज्ड, कि आदेश स्पष्ट रूप से दिया जा सकता है, कि जब लीडरशिप किसी एक के पास होती है तो जो भी डिसीजन होता है वो भी बिल्कुल क्लियर होता है, जो कमांड होती है बिल्कुल क्लियर होता है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होता।
ठीक है। डाउट कब होता है? जब एक से ज्यादा लोगों के पास लीडरशिप होती है, तब डाउट होता है कि किसकी माने किसकी ना माने। ठीक है, तो जब एक के पास होता है तो कमांड बिल्कुल क्लियर होती है। तो इसके एडवांटेज हैं। और अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें, नुकसान की बात करें, तो वेरी स्ट्रिक्ट लीडरशिप स्टाइल कैन समटाइम्स लीड टू एम्प्लॉय रेबेलियन, कि यह एक बहुत ही सख्त नेतृत्व शैली है जो कभी कभी कर्मचारी विद्रोह का कारण बन सकती है। कि अगर लोगों को दबाने की कोशिश की जाएगी, उन पर जोर जबरदस्ती की जाएगी, अपने निर्णय डिसीजन जबरदस्ती उनके ऊपर लादे जाएंगे, तो कई बार ये हो सकता है कि जो मेंबर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, उसका विद्रोह कर दें। इट किल एम्प्लॉय क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कि यह सदस्यों की रचनात्मकता और नवाचार को मारता है। ठीक है, अगर हम स्कूल की बात करते हैं, ठीक है, अगर टीचर ही बच्चों पर जबरदस्ती अपनी बातें ला देगा, ठीक है, फोर्सफुली जो है अपनी डिसीजन बच्चों के ऊपर थोपेगा, तो क्या होगा? बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, वो कहीं ना कहीं चीजें खत्म होती चली जाए। ठीक है। इट रिड्यूसेस ग्रुप सिनर्जी एंड कोलेबरेशन, कि यह समूह तालमेल और सहयोग को कम करता है। कि अगर हम बात करते हैं जहां पे ऑथोरिटेरियन हो, जहां पे निरंकुशवादी हो, सत्तावादी हो, एक के हाथ में डिसीजन हो, वही अपने डिसीजन लेता है, तो इसमें ग्रुप वर्क तो कहीं रह ही नहीं जाता। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जो ग्रुप एनर्जी एंड कोलेबोरेशन जो है उसको रिड्यूस करता है, कम करता है। ग्रुप इनपुट इज रिड्यूस्ड, कि इसमें क्या होता है, समूह की जो कार्य क्षमता है वो कम होती है, क्योंकि इसमें ग्रुप वर्क होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम बात करते हैं पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप की। तो लोकतांत्रिक सहभागी नेतृत्व, लोकतांत्रिक नाम से ही आपको पता चल रहा है, जहां पे सहभागी, अगर हम पार्टिसिपेटिव, जहां पे सबका पार्टिसिपेशन हो। तो द लीडर इंक्लूड्स मोर एम्प्लॉय इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि इस शैली में अंतिम निर्णय लेने की प्रक्रिया में समूह के सभी सदस्यों को शामिल किया जाता है। अगर एक क्लासरूम की बात करते हैं, तो टीचर जो भी डिसीजन लेता है, जो भी क्लास में एक्टिविटी होती है, उसमें स्टूडेंट को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, क्लास में जो भी एक्टिविटी है, चाहे टीचिंग लर्निंग है, उसमें बच्चों की भी पूरी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसलिए तो इसको पार्टिसिपेटिव कह रहे हैं। The democratic leadership style consists of the leader sharing the decision making ability with group members by promoting the interest of the group members and by practicing social equality, कि लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली में समूह के सदस्यों के हितों को बढ़ावा दिया जाता है, सामने वाले के इंटरेस्ट को देखा जाता है, और सामाजिक समानता का अभ्यास करके समूह के सदस्यों के साथ निर्णय लेने की क्षमताओं को साझा किया जाता है। मतलब एक ऐसी लीडरशिप, डेमोक्रेटिक एक ऐसी लीडरशिप स्टाइल जहां पे सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। सिर्फ टीचर ही अपनी नहीं चलाता, बल्कि क्लास में जो भी कर रहा है उसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो सबका पार्टिसिपेशन है, सबका इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए इसको डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल कहा जाता है। टीम मेंबर्स does feel included, engaged and motivated to contribute। और जब टीम मेंबर्स की बात करें, क्लास में बच्चों की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, इंगेजमेंट होती है, तो वो इंक्लूडेड फील करते हैं, खुद को क्लास के साथ जुड़ा हुआ फील करते हैं, महसूस करते हैं, और मोटिवेट होते हैं, और अपना काम और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। तो इससे समूह के सदस्य स्वयं को समूह का अंग मानते हैं, उस ग्रुप से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं जब उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है, उनका भी पार्टिसिपेशन होता है, और बहुत अभिप्रेरित महसूस करते हैं, और निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपना पूरा योगदान देते हैं। एक किसमें होता है? पार्टिसिपेटिव में, क्योंकि उनका पार्टिसिपेशन हो रहा है, क्लास में बच्चों का भी पार्टिसिपेशन हो रहा है। एडवांटेजेस क्या क्या है? इट इंक्रीजेस एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, कि ये सदस्यों की प्रेरणा और रोजगार के प्रति संतुष्टि स्तर को बढ़ाता है। अगर क्लासरूम में बात करें, तो क्या होगा कि बच्चे जो मोटिवेट होते हैं और क्लास में खुश रहते हैं, क्योंकि उनका भी पार्टिसिपेशन होता है, खुद को क्लास का एक मेंबर मानते हैं और अपने काम को अच्छे से करते हैं। इट एनकरेजेस यूज ऑफ एम्प्लॉय क्रिएटिविटी, कि ये कर्मचारी चाहे बच्चे, उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है, बढ़ाता है। A participative leadership style helps in the creation of a strong team, कि एक ऐसी लीडरशिप स्टाइल जहां पे सबका पार्टिसिपेशन है, सबको बोलने का मौका दिया जा रहा है, सबको जो भी एक्टिविटी है सबकी इंगेजमेंट है, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जो एक स्ट्रॉन्ग टीम बन रही है, एक मजबूत टीम के निर्माण में इससे मदद मिलती है।
हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी कैन बी अचीव, इसके द्वारा एक उच्च स्तर की उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, और अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बिकम अ टाइम कंज्यूमिंग, कि जब मिलकर डिसीजन लिया जाता है तो डिसीजन जल्दी अगर हम एक रिजल्ट पे पहुंच जाए तो बहुत कम होता है, तो इसमें डिसीजन लेने में टाइम लगता है। कम्युनिकेशन फेलियर्स कैन बी समटाइम्स हैपन, कि इसमें कम्युनिकेशन फेलियर का डर रहता है कि अगर हम पार्टिसिपेटिव की बात करें, आपने किसी को कुछ कहा, किसी तक आपकी बात पहुंची नहीं पहुंची, तो इसमें इस तरह से कम्युनिकेशन फेलियर का भी डर रहता है कि आपकी बात सब तक पहुंची कि नहीं पहुंची। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लेजिस्फेयर डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल। तो ये बिल्कुल ऑथोरिटेरियन का अपोजिट है, निरंकुशवादी का बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो द लेजिस्फेयर लीडरशिप स्टाइल इज वेयर ऑल द राइट्स एंड पावर टू मेक डिसीजन इज फुली गिवन टू द फॉलोवर्स या स्टूडेंट। तो इसमें क्या होता है कि जिस तरह से हमने ऑथोरिटेरियन देखा कि वहां पे सारा जो पावर है वो टीचर के हाथ में होती है, वो लीडर के हाथ में होती है, तो इसमें लीडर अपनी सारी पावर जो है स्टूडेंट को दे देता है, अपनी सारी अथॉरिटी और पावर स्टूडेंट को दे देता है। कई बार आपने स्कूल के टाइम को याद करो, कॉलेज के टाइम को याद करो, कुछ एक्टिविटी होती थी, कुछ प्रोग्राम होता था, तो टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट को कहते हैं कि ठीक है ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तुम इसको कराओगे, तुम इसको करो। ठीक है, मेरी तरफ से तुम्हें पूरा सपोर्ट है और तुम्हें पूरी पावर मिली है और तुम इसको करो। ठीक है, कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे ले लेना। तो इसमें क्या होता है कि सारी जो पावर है जो टीचर है वो स्टूडेंट को दे देता है और स्टूडेंट पूरी तरीके से उसमें इंगेज होता है, उस काम को करता है। तो इसमें सारी पावर और शक्ति पूरी तरीके से क्लास के जो मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको दे दी जाती है। लीडर्स गिव देयर टीम मेंबर्स अ लॉट ऑफ फ्रीडम इन हाउ दे डू देयर वर्क। इस शैली के नेता अपने समूह के सदस्यों को अपना कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता दे देते हैं। आप में से बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, कई बार कुछ एक्टिविटी होती है तो टीचर्स क्या करते हैं, आपको उसका इंचार्ज बना देते हैं, मेंटर बना देते हैं और कहते हैं कि ठीक है आप इस चीज को कराइए। ठीक है, तो जहाँ पे पूरी पावर जो है वो स्टूडेंट के पास दी जाती है, मेंबर्स को दे दी जाती है टीचर्स की तरफ से। This can be successful strategy if team members are competent, take responsibility and prefer engaging in individual work। कि यह एक सफल रणनीति हो सकती है यदि टीम के सदस्य सक्षम है उस काम को करने की, जिम्मेदारी लेते हैं और व्यक्तिगत कार्यों में संलग्न रहना पसंद करते हैं। तो अगर सामने वाला काबिल है, उसके सक्षम है और खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तब तो ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर सामने वाला उस काबिल ना हो, उतना सक्षम ना हो, जिम्मेदारी ठीक से निभा ना पाए, तब कहीं ना कहीं इस स्ट्रेटेजी में हमें फेलियर देखने को मिलता है। तो इसके एडवांटेज क्या है? एक्सपीरियंस एम्प्लॉय कैन टेक एडवांटेज ऑफ देयर कॉम्पिटेंस एंड एक्सपीरियंस, कि अनुभवी कर्मचारी अपनी क्षमता और अनुभव का लाभ उठा सकते हैं। अगर स्टूडेंट है, काबिल है, उस काबिल है और एक्सपीरियंस है कि पहले भी इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुका है, तब तो इसका बेनिफिट ले सकता है। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इज हाईली वैल्यूड, कि नवाचार और रचनात्मकता को अधिक महत्व दिया जाता है। डेलीगेटिव लीडरशिप क्रिएट्स अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, इससे क्या होता है, एक सकारात्मक कार्य का वातावरण बनता है। जब मेंबर्स के पास, बच्चों के पास भी पावर होती है कि हमारे पास भी पावर है, हम भी अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, हम भी काम को अपनी तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, परिवर्तनकारी नेतृत्व। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशनल या परिवर्तनकारी इस तरह के लीडरशिप जो अपनी पर्सनैलिटी से ही सामने वाले में भी चेंजेस ला सके। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स हैव इंटीग्रिटी एंड हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, कि परिवर्तनकारी नेताओं में ईमानदारी और उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है। दे मोटिवेट पीपल विद अ शेयर्ड विजन ऑफ द फ्यूचर एंड दे कम्युनिकेट वेल, कि वे लोगों से अच्छी तरह से संवाद करते हैं और उनको भविष्य के लिए प्रेरित करते हैं। They also typically self-aware, authentic, empathetic and humble, कि वे आमतौर पर आत्म जागरूक, प्रामाणिक, सशक्त और विनम्र भी होते हैं। They inspire their group members because they expect the best from everyone, कि वे अपने समूह के सदस्यों को प्रेरित करते हैं क्योंकि वे सभी से सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं। They set clear goals and they have good conflict resolution skill, कि वे स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उनके पास अच्छे संघर्ष संकल्प कौशल होते हैं।
दे लीड टू हाई प्रोडक्टिविटी एंड एंगेजमेंट, कि इसके द्वारा सदस्यों की उत्पादकता और भागीदारी में बढ़ोतरी होती है। तो आप अपने स्कूल में, कॉलेज में इस तरह के टीचर्स को याद कर सकते हैं जो आपसे बहुत ही पोलाइटली बात करते थे, आपको हमेशा इंकरेज करते थे, मोटिवेट करते थे, और जिनको देख के लगता था आपको कि नहीं मुझे भी ऐसा ही बनना है, जो हमेशा आपको एक पॉजिटिव आप कह सकते हो मोटिवेशन देते थे। तो इस तरह की लीडरशिप स्टाइल को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। अब हम ट्रांजेक्शनल की बात करते हैं, कारोबारी लीडरशिप या नेतृत्व। ठीक है, तो इन दिस लीडरशिप स्टाइल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर एनकरेज फॉर देयर एक्शन एंड एफर्ट्स, कि इस नेतृत्व शैली के अंतर्गत समूह के सदस्यों को उनको कार्यों और प्रयासों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और किस तरह से प्रोत्साहित किया जाता है? इट डज ऑफर सम बेनिफिट्स, फॉर एग्जांपल इट क्लैरिफाई एवरीवनस रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी, कि अपने सदस्यों को लाभ प्रदान करता है। उदाहरण के लिए यह सभी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको इंक्रीमेंट मिलेगी, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको मेडल मिलेगा। ठीक है, और अगर आप अच्छा नहीं करते तो आपको डिमोशन हो सकता है आपका। ठीक है, आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो इस तरह की लीडरशिप स्टाइल को ट्रांजेक्शनल कहते हैं, जहां पे रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों होते हैं, कि अच्छा करने पे रिवॉर्ड दिया जाता है, प्रमोशन होता है, इंक्रीमेंट होता है, और अगर अच्छा नहीं करोगे तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डिमोशन हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको किसी तरह की पनिशमेंट मिल सकती है। तो इस तरह की लीडरशिप जो स्टाइल है उसको ट्रांजेक्शनल लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। टीम लीडरशिप रिफर टू एफिशिएंटली लीडिंग अ ग्रुप। देखो जैसे नाम से कितना हमें बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, क्लियर पता चल रहा है कि टीम लीडरशिप, की टीम को लीड करना, समूह को नेतृत्व करना। तो टीम लीडरशिप रिफर्स टू एफिशिएंटली लीडिंग अ ग्रुप। समूह नेतृत्व से तात्पर्य एक समूह का कुशलतापूर्वक नेतृत्व करने से है। तो नाम से और काफ़ी स्पष्ट परिभाषा है, काफ़ी चीज़ें कि अपनी टीम का कुशलतापूर्वक नेतृत्व करना। It includes getting the job done, making decisions, solving problems, adapting to changes, making plans and achieving goals। कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है? इसमें काम को पूरा करना, निर्णय लेना काम से संबंधित, समस्याओं का हल करना, साथ मिलकर बदलाव के लिए आदत डालना, कि समय के साथ जो भी चेंजेस आ रहे हैं तो उस चेंजेस के लिए अपनी टीम को वो हैबिट डालना कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, योजना बनाना और लक्ष्य को हासिल करना। तो ये सारी चीज़ें टीम लीडरशिप का, समूह नेतृत्व का एक हिस्सा है। लीडरशिप ऑफ teams need to not only focus on motivating their employees to perform to the best of their ability but to also ensure that the organization is successful। तो समूह नेतृत्व को न केवल अपने सदस्यों को अपनी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि संगठन किस तरह से सफल हो। तो समूह नेतृत्व क्या है? कि अपनी टीम को, अपने समूह का की मतलब जो क्षमता है उसमें वृद्धि करना है, ताकि वो अच्छा प्रदर्शन करें, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। लेकिन इसके साथ साथ ये भी उनको सुनिश्चित करना है कि जो उनका संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी आगे बढ़े, वो भी सफलता की राह पर आगे बढ़े। तो अपने टीम को तो साथ ले जाना है, आगे बढ़ाना है, साथ के साथ अपने संस्था को भी आगे बढ़ाना। ये टीम लीडरशिप का एक दायित्व है। अब लीडरशिप क्वालिटी टू मोटिवेट द टीम, कैसी कौन कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है समूह को प्रेरित करने के लिए, कौन कौन से जो गुण होने चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज कौन कौन सी होनी चाहिए? तो हम देखते हैं प्रोवाइडिंग अ विजन एंड पर्पस, कि जो अपनी टीम को एक दृष्टि और एक उद्देश्य प्रदान करना है। क्योंकि जैसे हमें पता है कि कोई भी, हम चाहे हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन क्यों ना हो, बिना उद्देश्य के हमारा जीवन व्यर्थ होता है, यूजलेस होता है बिल्कुल। तो उसी तरह से एक टीम तभी आगे बढ़ती है जब उनके सदस्यों को एक विजन, एक पर्पज, एक दृष्टि और एक उद्देश्य प्रदान किया जाता है, और उसको पाने के लिए उनको समय समय पे मोटिवेट किया जाता है, उनका हमेशा उत्साह बढ़ाया जाता है। तो
अगर हम लीडरशिप क्वालिटी की बात करते हैं टू मोटिवेट द टीम, तो अपनी टीम को एक दृष्टि, एक उद्देश्य प्रदान करना, एक विजन एंड पर्पस देना उनको। सेट क्लियर गोल्स की स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, कि लक्ष्य स्पष्ट होगा तो हम उसको प्राप्त करने के लिए हम तीव्रता से आगे बढ़ेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे। तो गोल को सेट करना। लीड बाय एग्जाम्पल, कि उदाहरण प्रस्तुत करना। और उदाहरण क्या, कि एक टीम लीडर वही है कि जो दूसरों का उदाहरण ना देकर खुद ही अपनी टीम के लिए एक उदाहरण बने, ताकि उसके टीम के लोग उससे प्रभावित हों और सब मिलकर अपना पूरा प्रयास करें अपने टीम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए। एनकरेज टीम वर्क, समूह कार्य को प्रोत्साहित करना, कि अपने समूह को, जो ग्रुप वर्क है, जो समूह कार्य है, उसको प्रोत्साहित करें, हर मेंबर के साथ समान व्यवहार करें, सभी को साथ लेकर चले। बी ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव, हमेशा आशावादी और सकारात्मक बने रहना। आशावादी कि हमेशा होपलेस होना, और फेलर में भी सक्सेस को ढूंढना, कि नाकामयाबी में भी कामयाबी को ढूंढना, और हमेशा सकारात्मक रहना एक अच्छे टीम लीडर की विशेषता है। तो बी ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव, हमेशा बने रहना। गिव प्रेज एंड रिवॉर्ड्स, की अपने जो कर्मचारी हैं, जो समूह है, अगर हम इसको एक क्लासरूम से जोड़ते हैं, तो हमेशा अपने बच्चों की उनके प्रयासों की प्रशंसा करना, और उनकी हमेशा उनको पुरस्कृत करना, उनको रिवॉर्ड देना, चाहे शाबाशी है, चाहे कोई वस्तु है। तो जिससे क्या होता है कि जो कर्मचारी हैं, जो विद्यार्थी, हमेशा अभिप्रेरित रहते हैं और काम को पूरी उत्साह के साथ करते रहते हैं। तो ये जितने पॉइंट्स हम कर रहे हैं, हमें क्या करना है कि हम स्कूल लीडरशिप का कर रहे हैं, तो हर पॉइंट्स को हम अपने क्लासरूम के साथ जोड़ सकते हैं। कि जैसे अगर हम आशावादी और सकारात्मक है, तो एक शिक्षक का क्या कार्य है कि हमेशा सकारात्मक बने रहना, आशावादी बने रहना, बच्चों का हमेशा मोटिवेट करना, कि उनकी कमियों में भी उनको एक अवसर प्रदान, इस तरह से प्रस्तुत करना कि बच्चे अपनी कमियों में भी एक अवसर को ढूंढ सकें। कम्युनिकेट विद द टीम, के समूह के साथ संवाद करना बहुत ज़रूरी है, कि अपने जो समूह है, जो क्लासरूम है, सभी के साथ संवाद करना बहुत ज़रूरी है, ताकि सबकी समस्याओं के बारे में पता चल सके, क्या क्या समाधान हो सकते हैं। तो अपने समूह के साथ एक वार्तालाप करना, सबके साथ बात करना भी एक अच्छे नेता के गुण है। एम्पावर टीम मेंबर्स, सदस्यों को सशक्त बनाना, उनको मोटिवेट करना, उनका उत्साहवर्धन करना। अपने अगर क्लासरूम की बात करें, तो बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना, हमेशा उनका मतलब हम कहते हैं सशक्त बनाना, मतलब उनको हमेशा अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर प्रदान करना, उनको हमेशा अभिप्रेरित करना, ताकि वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकें। उनका जो मनोबल है उसको बढ़ाना। द इम्पोर्टेंस बेनिफिट्स ऑफ टीम लीडरशिप, के समूह नेतृत्व है उसके क्या लाभ है, क्या महत्व है। तो टीम बिकम्स अकाउंटेबल फॉर वर्क, की इससे क्या होता है कि जो टीम है वो अपने काम के लिए जवाबदेह बनती है, अकाउंटेबल बनती है, और इससे क्या होता है कि वो अपने काम को बहुत अच्छे से करती है। एक उदाहरण के लिए, अगर एक शिक्षक है अपने क्लास के लिए जवाबदेह होता है, बच्चों के पेरेंट्स के लिए जवाबदेह होता है, तो अपने काम को बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी है। तो अगर बच्चे अगर सही से नहीं पढ़ पा रहे, सीख नहीं पा रहे, तो एक जिम्मेदारी उसकी भी है। तो अपने काम के लिए जो टीम है वो हमेशा जवाबदेह होते हैं। टीम बिकम्स मोर इफेक्टिव यूनिट्स व्हेन दे हैव अ कॉमन गोल, कि एक समान लक्ष्य होने पर समूह अधिक प्रभावी इकाई बन जाते हैं और बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। म्यूचुअल डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड पीसफुली, कि जो आपसी विवाद हैं आपस में मिलकर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से उसका निपटारा हो जाता है। टीम मेंबर्स आर एम्पावर्ड, समूह के सदस्य हमेशा सशक्त बनते हैं, उनकी जो प्रतिभा है वो निखर कर सामने आती है, उनको पूरी अवसर मिलता है। टीम मेंबर्स फील अप्रिशिएटेड एंड मोटिवेट, के समूह के जो सदस्य हैं, जो क्लासरूम में जो बच्चे हैं, हमेशा किस तरह से फील करते हैं, मोटिवेटेड एंड अप्रिशिएटेड, उत्साहित और अभिप्रेरित महसूस करते हैं। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बिकम सिंपल एंड इफेक्टिव, कि इससे क्या होता है, जब डिसीजन निर्णय निर्माण में जब सभी का भागीदारी होती है, तो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया सरल और प्रभावी हो जाती है, क्योंकि हमेशा एक काम को करने के बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग आइडियाज़ होते हैं।
तो इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया सरल और प्रभावी बन जाती है। वर्क इज़ कंप्लीटेड क्विकली एंड एफिशिएंटली, कि काम जल्दी और बहुत अच्छे से कुशलता से पूरा होता है। वर्क इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द टैलेंट एबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, की सदस्यों की प्रतिभा क्षमता के अनुसार ही काम का वितरण किया जाता है। घर के अंदर, घर के बाहर, आस पड़ोस में, कॉलेज में, स्कूल में, बस में, ट्रेन में, या आप सब जिन ऑफिस में काम करते हैं, कई बार वहां पर भी आप अक्सर देखते होंगे कि लोगों के बीच छोटी से छोटी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जब होते हैं तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे दूर करें। तो सबसे पहले हम इन कॉन्फ्लिक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट होते क्या हैं और इन कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह से रिजॉल्व किया जाए। तो मैं पवन मिश्रा, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, विवाद प्रबंधन। तो इसकी मीनिंग की हम बात करेंगे, और विवाद प्रबंधन या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के कौन कौन से स्टाइल्स हैं हम उसकी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तब भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट, विवाद क्या है, सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है, विवाद प्रबंधन क्या है, और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के स्टाइल्स कौन कौन से हैं तो उसकी बात करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होते क्या है, विवाद क्या है। तो कॉन्फ्लिक्ट इज अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, कि विवाद क्या है, हितों का टकराव है। The basis of conflict may vary, but it is always a part of society। कि विवाद का आधार अलग अलग हो सकता है, लेकिन यह समाज का एक हिस्सा है। क्योंकि आपको अपने सोसाइटी में देखो, घर के अंदर देखो, घर के बाहर देखो, बस में देखो, ट्रेन में देखो, आपको इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो कभी कभी आपने देखा होगा कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा नहीं बढ़ते और कभी कभी बहुत बढ़ जाते हैं। Basis of conflict may be personal, racial, class, caste, political and international। कि विवाद का आधार कुछ भी हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, नस्ली, वर्गीय, जातिगत, राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय भी हो सकता है। Conflict is defined as a clash between individuals arising out of difference in thought process, attitude, understanding, interest, requirements and even sometimes perception। कि विवाद को विचार प्रक्रिया, या अगर हम एक दूसरे का दृष्टिकोण देखें, समझ देखें, आवश्यकता देखें, तो इन चीजों में जब डिफरेंस होता है दो लोगों के सोचने समझने के तरीके में, ठीक है, समझ में जब डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, तब ये विवाद स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं। अ कॉन्फ्लिक्ट not only can arise between individuals but also among countries, political parties, state as well। कि एक विवाद ना केवल व्यक्तियों में बल्कि देशों में, राजनीतिक दलों में और राज्यों के बीच भी उत्पन्न हो सकता है। तो आप भारत में भी देखो, अलग अलग स्टेट के बीच में देखो, चाहे आप देख सकते हैं कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में पानी को लेकर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आज जो लेटेस्ट देखेंगे तो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आपको सिर्फ ना आपके सोसाइटी में बल्कि आपको नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो कॉन्फ्लिक्ट तो हमने समझ लिया कि चाहे इंटरेस्ट को लेकर, चाहे एटीट्यूड को लेकर, चाहे अंडरस्टैंडिंग को लेकर, दो लोगों के बीच में या दो स्टेट के बीच में, दो कंट्री के बीच में इस तरह के आप कह सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है? तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व, वेयर नेगेटिव रिजल्ट्स आर मिनिमाइज्ड एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स आर प्रायोरिटाइज्ड। कि विवाद प्रबंधन वो प्रक्रिया है जिसको द्वारा विवादों को हल किया जा सकता है। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है? जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो विवाद होते हैं, उसको रिजॉल्व किया जाता है। और जहाँ जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, नकारात्मक परिणाम है, उसको कम किया जाता है, और जो पॉजिटिविटी को बढ़ाया जाता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जा सके, कम किया जा सके। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस of limiting
द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वाइल इंक्रीजिंग द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि विवाद प्रबंधन विवाद के सकारात्मक पहलुओं को बढ़ाते हुए विवाद के नकारात्मक पहलुओं को सीमित करने की प्रक्रिया है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता क्या है। Conflict management is the practice of being able to identify and handle conflicts sensibly, fairly and efficiently, कि विवाद प्रबंधन समझदारी से, निष्पक्ष, कुशलता से विवादों को पहचानने और उससे निपटने में सक्षम होने का अभ्यास है। प्रॉपरली मैनेज कॉन्फ्लिक्ट कैन इंप्रूव ग्रुप आउटकम्स, की उचित प्रबंधन से प्रबंधित विवाद समूह परिणामों में सुधार किया जा सकता है। कि आपको, आपके पास अगर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल होगी तो आप अपने क्लासरूम में, अपने आसपास के लोगों के बीच में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो आप उसको इजिली और जल्दी से जल्दी रिसोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एज ए टीचर, आपको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि स्कूल में हम देखते हैं, कॉलेज में देखते हैं, अक्सर बच्चों के बीच में, टीचर्स के बीच में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो आप भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर सकते हैं, जिससे जो क्लास में टीचिंग लर्निंग जो है और इफेक्टिव हो सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, की संघर्ष प्रबंधन को विवाद समाधान के रूप में भी जाना जाता है। तो अब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स की, विवाद प्रबंधन के तरीके कौन कौन से हैं, तो इसको भी समझ लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स, विवाद प्रबंधन के तरीके। तो कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहले है अकोमोडेटिंग, सामंजस्य, फिर अवॉइडिंग, बचना, कॉम्प्रोमाइजिंग, समझौता, कोलेबोरेटिंग, सहयोग, और लास्ट में हम बात करेंगे कंपीटिंग की, प्रतिस्पर्धा। तो ये 5 स्टाइल हैं जिसके थ्रू कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, उसको दूर किया जा सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के जो 5 स्टाइल्स हैं, इनका जो मेन पर्पस क्या है? इनका जो मेन पर्पस है वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, विवाद को दूर करना है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सबकी बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम अकोमोडेटिंग की बात करें, सामंजस्य स्थापित करना। An accommodating conflict management style is used when you set aside your own wants or needs and focus on those of others। कि इसमें क्या है, अगर हम अकोमोडेटिंग की बात करते हैं तो इसमें जब आपके किसी फ्रेंड्स के साथ इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या घर में किसी के साथ होते हैं, तो आपके माइंड में 2 चीज होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं? आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट, उस विवाद में, ठीक है, इस आर्गुमेंट में जीत जाना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपके लिए सामने वाले के साथ रिश्ता, एक अच्छा जो रिश्ता चला आ रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर आपके लिए रिलेशनशिप ज्यादा जरूरी है तो आप, कॉन्फ्लिक्ट जैसे ही स्टार्ट होता है तो आप कह सकते हैं कि अच्छा भाई ठीक है, चलो आप जीते मैं हारा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक तो कॉन्फ्लिक्ट जल्दी से रिजोल्व किया जा सकता है, और दूसरा क्या है कि आपका रिश्ता भी बचा रहेगा। और अगर आपके मन में आ गया कि नहीं, मुझे तो ये आर्गुमेंट जो है, ठीक है, मुझे तो जीतना है, मुझे नीचे नहीं आना, तो फिर क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट है और बढ़ता जाएगा। तो इसमें आपको डिसाइड करना है, आपके लिए रिश्ता जरूरी है या आपके लिए उस कॉन्फ्लिक्ट में आपकी जो आर्ग्यूमेंट है वो जो ज्यादा जरूरी है, जीतना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर रिश्ता आपके लिए ज्यादा जरूरी है तो कॉन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं आपको ही पीछे आना है कि चलो कोई बात नहीं भाई, तुम जीते मैं हारा, तुम्हारी ना तुम्हारी ही, ठीक है, ठीक है। और ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, समझदारी से उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करके आपका जो रिलेशनशिप है उसको बचा सकते हैं। तो इस तरीके को क्या कहते हैं, अकोमोडेटिंग। कई बार आप इसको यूज करते होंगे। और इसको कब यूज किया जाता है? व्हेन यू आर रोंग, जब आप, कई बार आपको लगता है कि हाँ नहीं मैं गलत हूं, तब भी आप क्या करते हैं, अपनी गलती को मान लेते हैं कि नहीं तुम सही हो मैं गलत हूं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपका रिश्ता भी बच जाता है। ठीक है, व्हेन यू डोंट केयर अबाउट द इशू एज मच एज द अदर पर्सन, कि जब आपको मुद्दे से ज्यादा आप सामने वाले इंसान की परवाह करते हैं, उसके साथ जो एक रिलेशनशिप है वो ज्यादा मैटर करता है, तो आप कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारी ही ठीक है और तुम जीते। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे आपका जो रिलेशनशिप है बचा रहेगा। व्हेन यू वांट द वर्क प्लेस टू बी पीसफुल, और जब आप चाहते हैं कि यार किसी तरह का कोई शोर शराबा ना हो, तब भी आप इस तरह की जो अकोमोडेटिंग स्टाइल है इसका यूज करते हैं कि चलो ठीक है भाई तुम्हारी ही ठीक है।
व्हेन देयर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग, कि जब बहस करने का आपके पास कोई मतलब ही ना हो तब भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अवॉइडिंग, बचना। एंड अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स इग्नोर्स द सिचुएशन ऑल टुगेदर, कि एक विवाद प्रबंधन शैली पूरी तरह से स्थिति की अनदेखी करती है कि जो भी सिचुएशन है कहीं ना कहीं हम आप उसको अवॉइड कर दो। और ये जो स्टाइल है इसको यूज कब किया जाता है कॉन्फ्लिक्ट में, अवॉइड हमें कब करना चाहिए, ठीक है, इस स्टाइल को कब यूज करना चाहिए। तो इस स्टाइल को हम कब यूज कर सकते हैं, व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट इज मीनिंगलेस, जब आपको लगता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसका कोई मतलब अर्थ ही नहीं है, व्यर्थ है, हम बेकार में लड़ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। व्हेन यू डोंट हैव द टाइम टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट, कि अब जब आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं कि क्यों किसी बात में पड़ना है, चलो उसको इग्नोर किया और अपना काम में आप लग गए, ठीक है। व्हेन यू आर नॉट श्योर हाउ यू फील अबाउट द इशू एट, कि जब तक आपको ये पता ही नहीं कि इशू है क्या, ठीक है, आपको पता ही नहीं कि चलो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, इशू क्या है, आपको उसके बारे में इतना कोई आइडिया ही नहीं है, तब भी आप उसको इग्नोर करना ही सबसे बेटर होता है, ठीक है। तो इस तरह से अवॉइडिंग स्टाइल हमें कब यूज करना चाहिए, जब कॉन्फ्लिक्ट मीनिंगलेस हो, जब आपके पास टाइम नहीं हो और जब आपको इशू के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं हो। फिर अगर हम तीसरी कॉम्प्रोमाइजिंग की बात करें, समझौता की बात करें, तो अक्सर स्कूल कॉलेज में आप सब भी जब पढ़ते होंगे तो कॉम्प्रोमाइज क्या होता था कि कुछ आपने उनकी मान ली और आपकी कुछ सामने वाले ने मान ली, तो कॉम्प्रोमाइज भी एक तरीका है, ठीक है। तो अ कॉम्प्रोमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल ट्राइज टू फाइंड अ वे टू पार्शियली सेटिस्फाई पीपल ऑन बोथ साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट, कि इसमें दोनों ही जो तरफ है, दोनों ही ग्रुप हैं, उनको आंशिक रूप से, ठीक है, पार्शियली सेटिस्फाइड करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट आर मेड ऑन बोथ एंड्स टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एट हैंड, कि विवाद को हल करने के लिए दोनों तरफ से समायोजन किया जाता है, ठीक है। तो दोनों ही साइड को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और इसको कब यूज किया जाता है, व्हेन रीचिंग अ सॉल्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट, कि जब आपके मन में है कि यार कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा तो हमें तो सॉल्यूशन ढूंढना ही ढूंढना है, तब आप दोनों ही साइड किसी ना किसी बात पर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। व्हेन यू नीड अ टेम्परेरी सॉल्यूशन, और कई बार जब आपके पास कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होता तो टेम्परेरी टाइम के लिए एक तरह का, इसको कॉम्प्रोमाइजिंग को हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी सॉल्यूशन, कि जब आपको एक अस्थायी समाधान की आवश्यकता होती है तब भी आप जो कॉम्प्रोमाइजिंग जो स्टाइल है इसको यूज कर सकते हैं। फिर कोलेबोरेटिंग सहयोग की बात करें, ठीक है, तो कोलेबोरेटिंग स्टाइल इंक्लूड्स फाइंडिंग अ सॉल्यूशन दैट विल कंप्लीटली अपीज ऑल इन्वॉल्व पार्टीज, कि ये समाधान ढूंढने का एक बहुत अच्छा तरीका आप इसको कह सकते हैं, जहां पे दोनों साइड आपस में मिलकर एक दूसरे से अच्छे से प्यार से बात करके एक सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं, ठीक है। इसलिए इसको विन विन सिचुएशन भी कहा जाता है, कि जहाँ पे दोनों ही साइड के लोग आपस में मिलते हैं, प्यार से बात करते हैं, चाहे लंच पर, चाहे टी पर, कोई भी किसी भी तरह से आपस में मिलो, बात करो और एक दूसरे के साथ मिलकर आप एक सॉल्यूशन तक पहुंचो। तो इसको इसलिए विन विन सिचुएशन कहते हैं, जहां पे आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको कब यूज किया जाता है, व्हेन द रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट, कि जब संबंध बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, when the final solution will have a significant impact, कि जब अंतिम समाधान का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, और when the interest needs and belief of all involved people need to be considered, कि जब विवाद में शामिल सभी लोगों के हित, जरूरतों और विश्वासों पर विचार किया जाता है, तो हम कोलेबोरेटिंग जो स्टाइल है इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर लास्ट में हम बात करें कंपीटिंग की, प्रतिस्पर्धा की, तो कंपीटिंग स्टाइल इज फॉर ऑल यू हेडस्ट्रॉन्ग फॉक्स, की एक प्रतिस्पर्धा शैली आप सभी लोगों के लिए है। और ठीक है, विद दिस अप्रोच यू टेक अ फर्म स्टेंस एंड रिफ्यूज टू बज अंटिल यू गेट व्हाट यू वांट, कि इस दृष्टिकोण के साथ जब तक आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त ना कर लें तब तक आप एक रुख पर बने रहते हैं। You are unmoved by the perspective of the other parties involved in the conflict, कि आप विवाद में शामिल अन्य पक्षों के दृष्टिकोण से अप्रभावित रहते हैं। तो इसको कब यूज किया जाना चाहिए,
ठीक है, व्हेन यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, योर राइट्स एंड योर मोरल्स, कि जब आपको अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने नैतिकता के लिए खड़ा होना पड़े। व्हेन अ लेस फोर्सफुल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल इज इनफेक्टिव, कि जब बाकी की जो 4 हम स्टाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनमें से जो सब के सब अप्रभावी हो जाए, ठीक है, किसी से कोई सॉल्यूशन ना निकले, और व्हेन नथिंग एल्स इज वर्किंग एंड यू हैव रीच योर लास्ट रिजल्ट, कि जब कोई और तरीका काम ना हो रहा हो तो आप अंतिम उपाय पे यही है कंपीटिंग की, कि चलो अब जो होना है सो होना है, मैं पीछे नहीं आऊंगा, अब जो रिजल्ट होना है होना है, ठीक है। तो इसमें कंपीटिंग का है कि क्या है इसमें, कि इसमें है चलो ठीक है, अब जो होना है देखा जाएगा, ठीक है, अब चाहे इस पार या उस पार। तो इस तरीके का है कॉम्पिटिंग, कि अब चलो अब जो होना है हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। ओके, तो आप अपने रुख पे बिल्कुल खड़े रहते हैं। तो हमने अभी तक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के 5 स्टाइल्स कौन कौन से किए। सबसे पहले हमने देखा अकोमोडेटिंग, ठीक है, जहां पे आपके लिए रिश्ता महत्वपूर्ण है, जहां पे आप चाहते हैं कि जो एनवायरनमेंट है पीसफुल है, तो आप कहते हैं कि सामने वाले को ठीक है, आप ही ठीक हो, ठीक है, आपकी सही है, ठीक है, इससे आपका रिश्ता बचा रहता है और कॉन्फ्लिक्ट जल्दी से खत्म हो जाता है। अवॉइडिंग, कहीं ना कहीं जब आपको कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ज्यादा आइडिया ना हो, आपके पास ज्यादा टाइम ना हो, तब आप उसको अवॉइड करना ही अच्छा होता है। कॉम्प्रोमाइजिंग, समझौता, कि कुछ उनकी मान लो, आप उनकी मान लो, और कुछ वो आपकी मान लें, ठीक है। और कोलेबरेटिंग, आपस में मिलकर एक दूसरे के सहयोग से एक सॉल्यूशन पे आना, और कॉम्पिटिंग कि अब चलो जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के 5 स्टाइल्स हैं। स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। तो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इन्वॉल्व प्रिंसिपल एंड रूल्स दैट आर द फाउंडेशन ऑफ द स्कूल कॉन्स्टिट्यूशन, कैरेक्टर एंड स्टूडेंट आउटकम। कि नेतृत्व और प्रबंधन में ऐसे सिद्धांत और नियम शामिल होते हैं जो विद्यालय के गठन, चरित्र और विद्यार्थी परिणामों की नींव होते हैं। तो हम देखते हैं कि किसी भी स्कूल को अच्छे से चलाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस स्कूल की लीडरशिप और उसका मैनेजमेंट कैसा है। अगर अच्छा नेतृत्व होगा, अच्छा प्रबंधन होगा, तो स्कूल हमेशा आगे बढ़ेगा, बच्चों का रिजल्ट भी हमेशा अच्छा आएगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो हमें फिर इसका एक नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकता है। तो किसी भी स्कूल को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसकी लीडरशिप कैसी है। अब हम लीडरशिप की बात करते हैं। नेतृत्व, द एक्शन ऑफ लीडिंग अ ग्रुप, द एक्शन ऑफ लीडिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन। तो लीडरशिप क्या है कि लोगों या किसी संगठन के समूह का नेतृत्व करने की क्रिया। तो हम इसको कह सकते हैं कि एक्शन ऑफ लीडिंग अ ग्रुप, या समूह का नेतृत्व करने की क्रिया क्या है, लीडरशिप या नेतृत्व। उसके बाद हम लीडरशिप स्टाइल्स की बात करते हैं, नेतृत्व के प्रकार की। तो नेतृत्व के 3 प्रकार होते हैं। पहला है ऑथोरिटेरियन, ऑटोक्रेसी जिसे कहते हैं, तानाशाही नेतृत्व, जिसमें जो लीडर होता है वो सिर्फ अपने मन की मर्जी करता है, वो किसी की नहीं सुनता, जो उसको अच्छा लगता है वो डिसीजन लेता है। तो इसमें मेंबर्स के, जो भी मेंबर्स हैं, जो भी क्लास के जो सदस्य हैं, बच्चे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती। इसमें सिर्फ टीचर जो होता है, ऑथोरिटेरियन जो नेतृत्व होता है, इसमें जो लीडर होता है वही अपनी मन मर्जी करता है, और इसमें वो किसी का सलाह नहीं लेता, ना किसी की सुनता है। तो एक तरह की इस लीडरशिप में मनमानी की बात देखने को आती है। उसके बाद है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, इसको हम पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी कहते हैं, लोकतांत्रिक नेतृत्व। इसमें जो होता है, मेंबर जो होता है वो सदस्यों के साथ कोई भी निर्णय लेता है, तो उसमें जो वो सदस्यों की जो राय है वो ली जाती है। तो सदस्य भी पूरे तरह से स्वतंत्र होते हैं अपनी ओपिनियन देने में। तो डेमोक्रेटिक जो नेतृत्व है पार्टिसिपेटिव, क्योंकि इसमें सबका पार्टिसिपेशन है, सबका सहयोग है। तो इस तरह का जो नेतृत्व है पूर्ण तरीके से डेमोक्रेटिक होता है, जहाँ पे सभी सदस्यों की बात सुनी जाती है और जो निर्णय है वो आपस में मिलकर लिया जाता है।
और लेजिस्फेयर हस्तक्षेप निर्बाध नेतृत्व, तो इस तरह के नेतृत्व में जो लीडर होता है उसकी भूमिका इतनी अहम नहीं होती, वो पूरी पावर जो है वो सदस्यों के हाथ में दे देता है। और जो सदस्य होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं अपने कार्य को करने में। तो इसलिए इसको लेजिस्फेयर या हस्तक्षेप कहते हैं कि इसमें सदस्यों को पूरी स्वतंत्रता होती है। इसमें जो लीडर होता है वो अपने सदस्यों को जो ग्रुप के समूह है, जो वहाँ के लोगों को पूरी तरह से स्वतंत्रता दे देता है अपने कार्यों को करने की। तो यहाँ पे लेजिस्फेयर नेतृत्व है। इसके हम अगर उदाहरण की बात करें तो हम जैसे कुछ उदाहरण हैं आजकल हम देखते हैं कि जो गूगल जो है, गूगल का हेड ऑफिस जो है वहाँ पे भी इस तरह से देखने में आता है कि वहाँ पे जो कंपनी है अपने कर्मचारियों को कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। वहाँ पे कोई ऐसा ऑफिस का ड्रेस नहीं है, कोई भी ऐसी पर्टिकुलर जगह नहीं है, लोगों को काम दे दिया जाता है और उसका एक समय सीमा दे दी जाती है। बाकी उसको किस तरह से करना है, कैसे करना है, ऑफिस के अंदर करना है, बाहर करना है, वो लोगों की अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे जो सदस्यों को पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। तो लीडरशिप स्टाइल्स की बात करें, नेतृत्व के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार हैं। ऑथोरिटेरियन तानाशाही नेतृत्व, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक नेतृत्व एंड लेजिस्फेयर हस्तक्षेप नेतृत्व। उसके बाद हम स्कूल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो द टर्म मैनेजमेंट encompasses an array of different functions undertaken to accomplish a task successfully। कि प्रबंधन शब्द एक कार्य को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए विभिन्न कार्यों की एक सारणी को शामिल करता है। कि हम स्कूल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो स्कूल को किस तरह से मैनेज करना है, स्कूल में जो रोज़ाना जो कार्य होते हैं उनको किस तरह से मैनेज करना है, उनको किस तरह से अच्छे से करना है। तो ये डिसीजन जो है ये स्कूल मैनेजमेंट का होता है, स्कूल को किस तरह से मैनेज करना है विद्यालय प्रबंधन। तो इसलिए हर विद्यालय में हम देखते हैं कि वहाँ का मैनेजमेंट होता है जो इन कामों को, विद्यालय के कार्यों को सही तरीके से करने के लिए बाध्य होता है। उसके बाद इन द सिंपलेस्ट ऑफ टर्म्स मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स डन, कि कैसे कार्य को सही प्रकार से पूरा किया जाए। सरल शब्दों में है प्रबंधन का अर्थ चीज़ों को या कार्यों को पूरा करने से है। इसके बाद हम देखते हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम प्लेस एन इसेंशियल रोल इन द करेंट एजुकेशन सिस्टम। School authorities are engaged in a lot of day-to-day administrative and academic activities to manage and provide a better academic experience to student effectively। कि विद्यालय प्रबंधन प्रणाली वर्तमान शैक्षिक प्रणाली में एक आवश्यक भूमिका निभाती है। विद्यालय प्रबंधन दिन प्रतिदिन की प्रशासनिक और शैक्षिक गतिविधियों का प्रबंधन और प्रभावी ढंग से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अनुभव प्रदान करने में लगे हुए हैं। तो प्रबंधन का पूरा जो विद्यालय प्रबंधन का पूरी कोशिश होती है कि विद्यालय को सही प्रकार से आगे बढ़ाया जाए और जो स्कूल में जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो बिना किसी बाधा के सही प्रकार से चलती रहे। उसके बाद हम देखते हैं इट इज़ द वे एंड द प्रोसेस ऑफ हाउ वन अचीव वंस टारगेट और गोल एंड इट इज़ इन द रिस्पेक्ट दैट मैनेजमेंट इज़ कंसिडर्ड एन आर्ट एंड अ साइंस एज वेल। मैनेजमेंट comprises planning, organizing, staffing, leading or directing and controlling an organization or efforts for the purpose of accomplishing a goal। यह तरीका और प्रक्रिया है कि कोई किसी के लक्ष्य या लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकता है। तो मैनेजमेंट हम देखते हैं कि एक तरह से एक प्रोसेस है कि किस तरह से जो विद्यालय है अपने अलग अलग लक्ष्य जो निर्धारित करता है, गोल्स अपने डिसाइड करता है, उन गोल को कैसे अचीव किया जाए। तो इसलिए जो प्रबंधन को हम कहते हैं कि प्रबंधन
को एक कला भी कहते हैं, एक विज्ञान माना जाता है। कला इसलिए कहते हैं कि जो काम करने की जो प्रक्रिया है, सबको साथ लेकर काम करने की प्रक्रिया। और विज्ञान है क्योंकि ये जो मैनेजमेंट है ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है, तो इसलिए इसको विज्ञान भी माना जाता है। प्रबंधन में एक लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से योजना, आयोजन, स्टाफिंग, अग्रणी या निर्देशन और एक संगठन या एक प्रयास को नियंत्रित करना शामिल है। तो कोई भी जब मैनेजमेंट जो कार्य करता है वो प्लानिंग, पूरी प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, लीडिंग, डायरेक्टिंग। तो इस प्रकार से मैनेजमेंट अपने गोल को अचीव करता है, अपने कार्यों को बहुत बेहतर तरीके से करता है। अब हम टाइप्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट देखते हैं। तो सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज एजुकेशन मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज जिसमें पावर एक के हाथ में होती है, और डिसेंट्रलाइज जिसमें जो पावर है वो अलग अलग अथॉरिटी में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत। केंद्रीकृत जिसमें शक्ति एक के हाथ में होती है, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो एक के हाथ में होती है। और विकेंद्रीकृत जिसमें जो निर्णय है वो अलग अलग जो अधिकारियों के अलग अलग स्तर पर वो उसका निर्धारण किया जाता है। जैसे हम भारत में देखते हैं कि यहाँ पे सेंट्रलाइज है कि अ, जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में भी है, और यहाँ पे हम डिसेंट्रलाइज देखते हैं कि शिक्षा के अलग अलग स्तर पर अलग अलग अथॉरिटी को पावर दी गई है, चाहे सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल लेवल पे लोकल अथॉरिटी। जैसे हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रन किए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ द्वारा, और जो लोकल अथॉरिटी उनके द्वारा जो प्राइमरी स्कूल हैं वो उसका नेतृत्व किया जाता है। तो मतलब जो लोकल गवर्नमेंट है वो एमसीडी स्कूल प्राथमिक विद्यालयों का नेतृत्व करती है। फिर एक्सटर्नल एंड इंटरनल एजुकेशन मैनेजमेंट। एक्सटर्नल एजुकेशन मैनेज जैसे इंटरनल एजुकेशन मैनेजमेंट, आंतरिक शिक्षा प्रबंधन। हम जानते हैं कि एक विद्यालय का अपना मैनेजमेंट होता है, जिसमें जो विद्यालय के अंदर जो कार्य करने वाले जो सदस्य होते हैं, तो उनका एक समूह होता है जिसको हम स्कूल मैनेजमेंट कहते हैं। तो उसका कार्य विद्यालय के विकास की योजनाएं बनाना है, विद्यालय में होने वाली विभिन्न क्रियाएं हैं उससे संबंधित निर्णय लेना है। और एक्सटर्नल मैनेजमेंट वो लोग जो विद्यालय के मैनेजमेंट में हैं, लेकिन वो उनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, वो बाहर से ही विद्यालय को सपोर्ट करते हैं। जैसे इसमें हम ले सकते हैं कि बहुत सारे एनजीओस होते हैं जो विद्यालयों की सहायता करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो मैनेजमेंट में सीधे इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन बाहरी रूप से सोसाइटी के जैसे लोग होते हैं जो बाहरी रूप से विद्यालय से जुड़े होते हैं, और विद्यालय को आगे बढ़ाने में अपना जो आ, हम कह सकते हैं कि जो सजेशन है, सलाह है, विद्यालय को हमेशा देते रहते हैं। लेकिन उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट विद्यालय में डायरेक्ट नहीं होती, तो इसलिए ऐसे जो समूह को हम कह सकते हैं एक्सटर्नल एजुकेशन मैनेजमेंट। फिर हमने ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक, जैसे हमने अभी किया इसको, कि ऑटोक्रेटिक जहाँ पे तानाशाह नेतृत्व एक के हाथ में होता है और वो किसी की नहीं सुनता, वो अपना मनमानी से निर्णय लेते हैं। और डेमोक्रेटिक में होता है कि पार्टिसिपेटिव होता है, सब मिलकर इसमें कोई भी निर्णय लेते हैं। तो लोकतांत्रिक और तानाशाही नेतृत्व, ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशन मैनेजमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेस की, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट को जानने से पहले ये भी तो पता होना चाहिए ना कि स्ट्रेस क्या होता है, तनाव क्या होता है। तो देखिए, जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं ना, तो स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, कि तनाव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अक्सर हम तनाव को नेगेटिव वे में लेते हैं, लेकिन तनाव पॉजिटिव भी हो सकता है। स्ट्रेस इज अ पॉजिटिव एंड मोटिवेटिंग फोर्स, कि तनाव एक सकारात्मक व प्रेरक शक्ति है। जब कभी हम जब कोई काम कर रहे होते हैं,
तो जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम पर एक स्ट्रेस होता है कि नहीं, हमें अपना काम कंप्लीट करना है, हमें अपना काम बहुत बेहतर तरीके से करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते हैं, उसको किस तरह से बेहतर तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं। तो इस तरह का स्ट्रेस भी होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस इज अ पॉजिटिव एंड मोटिवेटिंग फोर्स, कि तनाव एक सकारात्मक व प्रेरक शक्ति है जो हमें अपने काम को पूरा करने के लिए हमेशा प्रेरणा देता है। ठीक है, इट मेक्स अस मोर अवेयर, कॉशियस एंड विजिलेंट टुवर्ड्स डेंजर, कि यह खतरे के प्रति हमें अधिक सचेत, सतर्क व जागरूक रखती है। ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रेस है हमें अवेयर भी करता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें क्या क्या जो है मुसीबत आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, हम किस तरह से उसको निपटने के लिए पहले से तैयार रहते हैं। तो देखिए, आप कोई काम करते हैं ना, तो बेशक से आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन फिर भी स्ट्रेस होता है कि चलो अभी तक अच्छा हुआ है तो काम हमारा पूरा अच्छे से हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए, अगर प्रॉब्लम आएगी तो फिर कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी शरीर की कार्य क्षमता में भी वृद्धि करता है, क्योंकि ये हमेशा हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि नहीं, अपने काम को बेहतर तरीके से करना है, अच्छे से करना है, पूरी लगन के साथ करना है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि तनाव जो है, स्ट्रेस जो है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होता है, हमने चीज देख ली। अब अगर हम नेगेटिव की बात करें तो स्ट्रेस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नेगेटिव इमोशन स्टेट, कि तनाव एक प्रकार की नकारात्मक भावनात्मक स्थिति भी है, क्योंकि अक्सर कई बार हम कोई काम करते हैं तो अक्सर होता है कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, इंसान ज्यादा सोचने लगता है, ओवर थिंकिंग होने लगती है। जब ओवर थिंकिंग होती है तो कहीं ना कहीं इसका हमारे दिमाग पर, हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इट अराइजेस फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी सिस्टम, कि यह शारीरिक प्रणाली की थकावट से उत्पन्न होता है। कई बार किसी काम का हमारे पर ज्यादा बर्डन होने लगता है, कम टाइम में हमें ज्यादा काम करना होता है, तब उसका स्ट्रेस आ जाता है। तो इससे हमारे, चाहे हम शरीर की बात करें, हम दिमाग की बात करें, कठिनाइयां होती हैं, उस पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस टेक्स स्ट्रेस इन बोथ गुड एंड बैड फॉर्म, कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी तनाव का सामना करता है तो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूपों में वो ले सकता है। ठीक है, पॉजिटिव वे में अगर उसको लेगा तो एक तरह से हम देखते हैं कि तो कहीं ना कहीं उसको मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, मुझे अपना काम करना है, टाइम से करना है, बेहतर तरीके से करना है। अगर नेगेटिव वे में लेता है तो फिर पता नहीं काम होगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, अगर नहीं कर पाऊंगा तो क्या क्या चीजें होगी। तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव अगर वे में लेगा तो ठीक है, उसको एक एनर्जी मिलेगी, एक फोर्स मिलेगा, लेकिन नेगेटिव में मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसका शरीर और दिमाग दोनों ही डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉमन कॉजेस ऑफ स्ट्रेस, तनाव के सामान्य कारण क्या हो सकते हैं। तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, बेरोजगारी हो सकती है, मेंटल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, मानसिक आपके पास ओवर बर्डन आ जाता है। ठीक है, और इसके अलावा फाइनेंशियल स्ट्रेस भी है कि आपके ज़रूरतें ज़्यादा हैं, पैसे आपके पास उतने हैं नहीं, आपका कोई अपना है वो बिछड़ गया है। ठीक है, इसके अलावा कोई इन्फेक्शन हो गया है, स्मोकिंग है, आपको सही से नींद नहीं आती, आप पूरी नींद नहीं ले पाते, आपका खान पान ठीक नहीं है, आपको किसी चीज़ से डर लगता है, आपको कोई चोट लग गई है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, फैमिली रीजन, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं स्ट्रेस के। ठीक है, अब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, तनाव प्रबंधन की बात करते हैं, तो इस स्ट्रेस से कैसे निपटा जाए। बेसिकली हम स्ट्रेस मैनेजमेंट इसी की बात करते हैं कि अगर इस तरह से स्ट्रेस आ जाए तो उसको किस तरह से हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो दिस मीन्स डेवलपिंग द एबिलिटी टू स्टॉप स्ट्रेस बिफोर इट एस्केलेट्स, कि इससे तात्पर्य क्या है कि ऐसी क्षमता पैदा करना जिससे तनाव बढ़ने से पहले इसको रोक दिया जाए, उसको कम कर दिया जाए। तो दिस इंक्लूड्स डीलिंग विद द थिंग्स दैट कॉज स्ट्रेस, कि इसमें उन बातों से निपटना शामिल है जिससे तनाव की स्थिति जो होती है उत्पन्न होती है। इन अ स्टेट ऑफ हाई स्ट्रेस वी फील हिंडर्ड इन अचीविंग आवर गोल्स, कि जब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है ना तो हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, फिर नेगेटिव चीज़ें माइंड में आने लगती है, और फिर हमें लगता है कि पता नहीं हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे कि नहीं, पता नहीं हमारी जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, पता नहीं हमें जॉब मिलेगी कि नहीं। इट्स पर्पज इज टू रिड्यूस एक्सेसिव स्ट्रेस इन लाइफ, की स्ट्रेस मैनेजमेंट का पर्पज क्या होता है कि इसका उद्देश्य जीवन में अधिक तनाव को कम करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तनाव प्रबंधन की क्या विधियां हो सकती है, किन तरीकों से तनाव को दूर किया जा सकता है। तो देखिए,
अलग अलग तरीके हैं, जैसे योग की हम बात करते हैं, योग प्राणायाम भी उसी में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अच्छी नींद आप लो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, स्पोर्ट्स है, ठीक है, खेल कूद है, इंटरटेनमेंट है, अपने को खुश करने की कोशिश करो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जाओ, घूमो फिरो, ताकि स्ट्रेस को कम किया जा सके। टाइम मैनेजमेंट अक्सर स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण कि हम अपने काम को टाइम से नहीं करते, ठीक है। अक्सर एग्जाम में हम स्ट्रेस में क्यों आते हैं, क्योंकि उससे पहले हम इतना ध्यान नहीं देते, एक टाइम टेबल बना के हम पढ़ते नहीं, और कल कल करते करते क्या होता है कि इकट्ठे एग्जाम आ जाता है और हम सोचते हैं इतना सारा सिलेबस है, कैसे करेंगे। तो एक बहुत बड़ा रीजन क्या है कि टाइम मैनेजमेंट का ना होना। तो इसलिए अगर हम टाइम मैनेजमेंट, अपने एक टाइम शेड्यूल बनाए, टाइम टेबल बनाए, उसके हिसाब से हम तैयारी करें, अपना काम करें, डेली रूटीन करें, तब इस तरह के स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है। हिंदी में इसको हम कहते हैं संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। तो देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कि एक इस तरह का प्रबंधन, एक इस तरह का मैनेजमेंट जिसमें फोकस किस पे किया जा रहा है, टोटल क्वालिटी, संपूर्ण गुणवत्ता। अगर हम बात करें स्कूल की, तो इसमें क्वालिटी की बात करते हैं तो अच्छी टीचिंग हो, अच्छी लर्निंग हो, स्कूल की जो फंक्शनिंग हो वो अच्छी हो, बेहतर हो। तो आज के इस वीडियो में हम इसी TQM पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और TQM के कंसेप्ट को समझते हैं कि है क्या। It is an approach that focuses on continuous improvement in all aspect of an organization और स्कूल की एक ऐसा दृष्टिकोण है जो किसी भी संगठन के सभी पहलुओं में निरंतर सुधार पर केंद्रित है। अगर स्कूल की बात करें तो यहाँ पे टीचिंग हो गया, लर्निंग हो गया, अदर एक्टिविटीज़ हो गई, तो इन सभी जो एस्पेक्ट हैं यहाँ पर कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट की बात की जा रही है। TQM इज ऑफन एसोसिएटेड विद बिजनेस एंड इंडस्ट्री की TQM अक्सर व्यापार और उद्योग से जुड़ा होता है, लेकिन इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, इसकी प्रिंसिपल को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे भी इसको लागू किया जा सकता है। अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, अच्छे क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी वर्क की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो कहीं पे भी हर जगह इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगर स्कूल में भी इसको लागू किया जाए तो स्कूल में भी ओवरऑल जो क्वालिटी पे फोकस किया जाएगा, अच्छी टीचिंग होगी, अच्छी लर्निंग होगी, अच्छी एक्टिविटीज़ होगी, जिसका फ़ायदा किसको होगा, बच्चों को होगा, सोसाइटी को होगा। तो ये कंसेप्ट ऑफ TQM आपको समझ में आ गया होगा। हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्कूल लीडरशिप प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इम्प्लीमेंटिंग TQM की स्कूल लीडरशिप, चाहे हम प्रिंसिपल की बात करें, वाइस प्रिंसिपल की बात करें, स्कूल डायरेक्टर हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, उन सब की बात करें, तो TQM को इम्प्लीमेंट करने में इनका रोल बहुत अहम है। और इनकी हेल्प के लिए पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, सोसाइटी के अदर मेंबर्स होते हैं। तो ये सब मिलकर स्कूल के वेलफेयर के लिए, स्कूल में अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए, टीचिंग लर्निंग के लिए सब मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। Stabilize a systematic process of collecting and analyzing data related to student performance, teacher effectiveness and overall school operation। तो देखिए, स्कूल के बारे में अगर हमें चाहिए कि स्कूल में अच्छी टीचिंग हो, अच्छी लर्निंग हो, तो सबसे पहले ये भी हमें देखना होता है कि प्रॉब्लम किस एरिया में है। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि जो भी डाटा है, डाटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, फिर डिसाइड करना कि कहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अब हम अगर इसके फंक्शन की बात करें, तो लीडर शुड फोस्टर अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कि नेताओं में निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। स्कूल में हाई एक्सपेक्टेशन शुड बी सेट फॉर द स्टाफ एंड पीपल्स की शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए उच्च उम्मीदें रखनी चाहिए। उच्च उम्मीदें या हाई एक्सपेक्टेशन की अगर हम बात करें, तो टीचर से हाई एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए कि वो अपना पूरा बेस्ट दें, पूरी कोशिश करें, बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, सिखाएं। और विद्यार्थियों से हाई एक्सपेक्टेशन मतलब है कि विद्यार्थियों से भी एक्सपेक्टेशन है कि भाई तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। तो इससे एक पॉजिटिव जो मोटिवेशन जो होता है ना, वो बच्चों में भी आएगा, टीचर्स में भी आएगा, और सब अपना काम अच्छे से करेंगे। मस्ट प्रोवाइड नेसेसरी रिसोर्सेज एंड सपोर्ट टू अचीव क्वालिटी गोल्स की गुणवत्ता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान करनी चाहिए। एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन एंड कोलेबोरेशन अमंग स्टेक होल्डर्स की जो स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, जो सोसाइटी के लोग हैं, तो आपस में स्कूल और सोसाइटी में एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा, एक खुला संचार होगा, तभी स्कूल की बेहतरी के लिए और अच्छे से सबको साथ लेकर काम किया जा सकता है।
कलेक्टिंग फीडबैक रेगुलरली, कि नियमित रूप से फीडबैक एकत्र करना कि स्कूल में जो फंक्शनिंग हो रही है, जो काम हो रहा है, टीचिंग लर्निंग हो रही है, अदर जो वर्क हो रहा है, तो उसका एक रेगुलर फीडबैक लेते रहना चाहिए ताकि पता चलते रहे कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन सेटिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, की एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए स्कूल में डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है तो उसमें कम्युनिटी के लोगों को भी शामिल करना चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव टीचिंग मेथड, की प्रभावी शिक्षण विधियों को लागू करना ताकि टीचिंग बेहतर हो सके, लर्निंग बेहतर हो सके। टू प्रोवाइड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर्स, की शिक्षकों के लिए उनके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो अपॉर्चुनिटी है टीचर्स को प्रोवाइड करना। इसके अलावा प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान देना, पर्सनलाइज लर्निंग टीचिंग पर फोकस करना। आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, स्कूल में अलग अलग एरियाज को पहचान करना कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, फिर उस पर फोकस करना, उसको ठीक करने की कोशिश करना। अडेप्टिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट नीड, की शैक्षिक अनुभव में विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार क्या करना, बदलाव करना। टू प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू द स्टूडेंट, की विद्यार्थियों को सहायता सेवाएं प्रदान करना। लगे कि बच्चों को यह नीड है, उनको बच्चे प्रॉब्लम में है, उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, उनको गाइडेंस काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो उनको इस तरह की सपोर्ट सर्विसेज देना। टू क्रिएट अ पॉजिटिव इंक्लूसिव स्कूल कल्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल, कि विद्यालय में एक सकारात्मक समावेशी विद्यालय संस्कृति को बढ़ावा देना जहाँ पे सब मिलकर सीखें, सब मिलकर काम करें, मिलकर एक्टिविटी करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, की विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को मापना और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना। विद्यार्थियों के शैक्षणिक और सामाजिक विकास में सहायता के लिए माता पिता और समुदाय के साथ एक साझेदारी को बढ़ावा देना, मतलब सोसाइटी को भी साथ लेके चलना। कम्युनिकेटिंग ट्रांसपेरेंसी अबाउट स्कूल परफॉर्मेंस, की विद्यालय के प्रदर्शन के बारे में एक पारदर्शी रूप से संवाद करना। और इन्वॉल्व एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, की बच्चों के पेरेंट्स हैं, अदर जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, इसमें चाहे एरिया रिप्रेजेंटेटिव जैसे एमपी एमएलए ये सब भी आ सकते हैं। तो इन्वॉल्व एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स इन स्कूल इम्प्रूवमेंट, की विद्यालय सुधार हेतु बाहरी जो हितधारक हैं उनको शामिल कर। टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। तो देखिए, जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, समय प्रबंधन की बात करते हैं, तो समय का सही और प्रभावी तरीके से उपयोग ही समय प्रबंधन है। टाइम मैनेजमेंट इज द यूज ऑफ टाइम इन द राइट एंड इफेक्टिव वे, कि आपके पास, हर किसी के पास 24 घंटे का समय होता है एक दिन में। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं या किस तरह से वेस्ट करते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना कि अगर आप अपना काम एक शेड्यूल बना के करोगे, एक टाइम टेबल बना के करोगे, तो आपको सभी कामों के लिए आपके पास पूरा टाइम होगा। लेकिन अगर आपके जीवन में टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, तो आप कोई भी काम टाइम से नहीं कर पाएंगे और इससे आप हमेशा परेशान रहेंगे और आपका कोई काम पूरा नहीं होगा। तो इसलिए कामयाबी के लिए जरूरी है कि आप टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखें और उसके हिसाब से अपना काम करें। एग्जाम में आप जाएंगे, अगर आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे, किसी क्वेश्चन को ज्यादा टाइम देंगे, किसी को बहुत कम देंगे, तो आपका एग्जाम कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट इज द यूज ऑफ टाइम इन द राइट एंड इफेक्टिव वे, कि समय का सही और प्रभावी तरीके से उपयोगी समय प्रबंधन है। इट इज एन इम्पोर्टेंट स्किल टू लिव लाइफ इन अ सिस्टमेटिक वे, कि जीवन को व्यवस्थित तरीके से जीने का एक महत्वपूर्ण कौशल है। टाइम मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू अचीव गोल्स एंड बी सक्सेसफुल इन लाइफ, की लक्ष्य प्राप्त करने और जीवन में सफल होने के लिए समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। समय प्रबंधन अपने आप में एक कला है। टाइम मैनेजमेंट इज एन आर्ट इन इटसेल्फ, कि भाई टाइम को सही तरीके से प्रबंधित करना, मैनेज करना, अपने सभी काम को समय से पूरा कर लेना और जीवन में चाहे परिवार के लिए चाहे अपने काम के लिए सभी के लिए पर्याप्त समय निकालना, तो ये भी अपने आप में एक कला है और हर कोई इस कला को नहीं कर पाता। और जो इंसान अपने जीवन में समय प्रबंधन का ध्यान रखता है वो कभी स्ट्रेस में नहीं होता, वो अपने काम को पूरा कर लेता है टाइम से और अपने व्यावसायिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में भी हमेशा खुश रहता है। इफ वी मैनेज आवर टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल वे, वी कैन ऑल्सो मैनेज आवर वर्क। यदि हम अपने समय का प्रबंधन सर्वोत्तम संभव तरीके से करते हैं, तो हम अपने काम का प्रबंधन भी सही तरीके से करते हैं। यदि लोग अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं, तो वे जीवन में अधिक सफल हो सकते हैं, अधिक खुश हो रहते हैं। अब हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, इसके महत्व की बात करते हैं।
टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स अ पर्सन टू सेट हिज प्रायोरिटीज, कि समय प्रबंधन व्यक्ति को अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करने में मदद करता है कि कौन सा काम हमें पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। तो उसके हिसाब से ये इंसान अपने टाइम को मैनेज करता है कि अच्छा, जो प्रायोरिटी पे काम है उसको ज़्यादा समय दिया जाए, जो कम प्रायोरिटी वाला है उसको कम समय दिया जाए। तो इस तरह से अपने काम को, असाइनमेंट को इंसान टाइम से कंप्लीट कर लेता है। थ्रू दिस अ पर्सन कैन गिव टाइम टू डिफरेंट टास्क, इसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न कार्यों को समय दे सकते हैं। व्यक्ति आवश्यक कार्यों को समय से मतलब समय से पूर्ण कर सकता है, टाइम से अपने काम कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके अंदर किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होता। इससे आपके टाइम की बर्बादी कम होती है, आपके एनर्जी की बर्बादी जो है वो कम होती है। विद दिस अ पर्सन कैन कंट्रोल हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज विश, की इससे व्यक्ति अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकता है, अपने टाइम को सही से यूज कर सकता है, अपने सारे काम को टाइम से कंप्लीट कर सकता है। अ पर्सन कैन एंजॉय हिज लाइफ विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, की उचित समय प्रबंधन द्वारा व्यक्ति अपने जीवन का सही मायने में आनंद ले सकता है। अ पर्सन कैन स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड हिज फ्रेंड अलोंग विद वर्क, की व्यक्ति अपने काम के साथ साथ अपने परिवार को, दोस्तों को भी टाइम दे सकता है अगर वो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखे। सम गुड हैबिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन की कुछ अच्छी आदतें क्या है उसको भी देख लेते हैं। अंडरस्टैंड हाउ टू यूज ईच डे, कि समझें कि प्रत्येक दिन को कैसे यूज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है। आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, उसके हिसाब से ही आपको अपने काम को टाइम देना है। प्लान योर टाइम, अपने समय को नियोजित करें। आप देखें कि आपके जीवन में कौन कौन से काम हैं, कौन से काम जल्दी करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, कौन से काम कब तक आपको कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले अपने टाइम को प्लान करें कि आप अपने 24 घंटे को, आप अपने एक हफ्ते को, एक महीने को, एक साल को कैसे यूटिलाइज करेंगे। रिव्यू योर प्रोग्रेस, की अपनी प्रगति को फिर से रिवाइव योर प्रोग्रेस, की अपनी प्रगति को पुनर्जीवित करें। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट से आपके पास टाइम हर चीज के लिए होता है। तो आप जब आपके पास टाइम होगा, आप टाइम से अपने काम को करेंगे, तो इससे हमें एक अलग से एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और टेक टाइम आउट, कि समय निकालें, अलग अलग कामों के लिए समय निकालें। और कैसे समय निकाल सकते हैं, कि जब आप अपने कामों का एक शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है, और किस काम को कितना टाइम देना है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट मेथड या टेक्निक क्या क्या है, तो इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला क्या है, डू इट नाउ। ठीक है, डू इट नाउ। डी का मतलब डिवाइड द वर्क, काम को बांट लें। कि आप देखें कि आपके मतलब कौन, जैसे आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके घर के काम क्या हैं, आपके कॉलेज के काम क्या हैं। ठीक है, इसके अलावा कहीं आप खेलना है, स्पोर्ट्स है, ये सारी चीज़ें हैं। आप जब सबसे पहले आप अपने टाइम को देखें, आप अपने काम को देखें, फिर उसके हिसाब से क्या करें, अपने काम को बांट लें कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। तो अपना पूरा एक हफ्ते का, एक महीने का आप अपना शेड्यूल बनाएं। ठीक है, तो डिवाइड द वर्क। फिर ऑर्गेनाइज योर मटेरियल, अपनी सामग्री को व्यवस्थित करें कि किस काम के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए। ठीक है, फिर इग्नोरिंग ऑब्स्ट्रक्शन, की रुकावटों को नज़रअंदाज करें, कि आप उन लोगों को, ठीक है, उन सभी चीज़ों को, जैसे हम पढ़ाई करने बैठते हैं शेड्यूल बना के, तो मोबाइल है, ठीक है, फ्रेंड से बातचीत करनी है, टीवी है, ये सारी चीज़ें हम अपने काम से रोकते हैं। तो इन चीज़ों को इग्नोर करना। फिर टेक द टाइम टू लर्न, सीखने के लिए समय निकालना। एंड नाउ नॉट टुमारो, जो काम है उसको कल पे नहीं छोड़ना, बल्कि अभी करना। और डब्लू, डोंट वेस्ट टाइम, समय को सोचने में, फालतू चीज़ों में बर्बाद नहीं करना। जो भी टाइम टेबल बनाया उसको फॉलो करना। इसके अलावा अदर टेक्निक क्या क्या है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। सेट योर गोल्स, कि अपने लक्ष्य को तय करना, एक टाइम शेड्यूल बनाना, अवॉइड टाइम वेस्टर, की समय बर्बाद करने से बचना। सेट योर प्रायोरिटीज, अपनी प्राथमिकताएं तय करना। सेट अ टाइम फॉर ईच टास्क, की अपने जीवन में जो भी आपके काम है, जो भी असाइनमेंट है, उसके लिए टाइम निर्धारित करना। और लर्न हाउ टू से नो, नहीं कहना सीखना। कई बार क्या होता है कि आप अपने काम को कर रहे हैं, तब तक दूसरा भी अपने आपको अपना काम दे जाता है, और आप उसको नहीं कर पा, मतलब उसको आप मना नहीं कर पाते, तो आपको अपना काम भी करना है, उसका भी काम करना पड़ता है। तो इससे क्या होगा कि आपके पास टाइम कम हो जाता है, और आप अपने काम को टाइम नहीं दे पाते। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप कहीं वर्किंग है, तो इस चीज़ को आपको देखना है कि भाई जब आपने अपना टाइम शेड्यूल बनाया है, तो अपने काम को प्रायोरिटी दें। ऐसा नहीं कि आप दूसरे के काम को भी करने बैठ गए, आपके पास अपने काम के लिए टाइम नहीं, आप दूसरे के काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ना कहना भी जीवन में सीखना है। ठीक है,
प्लान ईच डे, हर दिन की आपको योजना बनानी है, वन थिंग एट अ टाइम, कि एक समय में एक ही काम को करना है। स्टॉप अवॉइडिंग एंड जस्ट डू इट, कार्य को टालना नहीं कि नहीं कल करेंगे परसों करेंगे, आपको अपने काम को कंप्लीट करना है। मेक अ टू डू लिस्ट, की करने के लिए एक सूची बनाना कि कौन से काम अभी करने हैं, कौन से काम आज करने हैं, कौन से काम कल करने हैं, कौन से काम नेक्स्ट वीक करने हैं, ठीक है। टेक अ ब्रेक व्हेन नीडेड, जरूरत पड़ने पर ब्रेक लेना, कि काम कर रहे हो जब स्ट्रेस होने लगे तो आपको ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है, ताकि वो स्ट्रेस कम हो सके।